हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी में एकदम लगे होंगे। और एक बात याद रखना कि आप तैयारी के समय जो है एक गलती मत करिएगा कि आप नए पर ही ध्यान दीजिएगा और पुराना जो याद हो जाए उसको भूल जाइएगा। ऐसा नहीं है, आप नया भी पढ़िए और पुराना भी रिवीजन करते रहिएगा। इस तरीके से अपनी तैयारी में आप जोर शोर से लग जाइए। देखिए, आज के इस क्लास में हम जो है ये वीडियो जो लेके आए हैं, इस वीडियो में आज हम जो है पहला लेसन जो हमारा विलयन है। देखिए, विलयन का जितने भी थ्योरी के टाइप के आपके जितने भी क्वेश्चन बनते थे, सभी क्वेश्चनों पर हमने वन शॉट वीडियो जो है बना दिया है और आपने उम्मीद करता हूं देख भी लिया होगा। चलिए, आज के इस लेक्चर्स में हम बात करते हैं ये जो हमारा विलयन लेसन है, जो आपकी सबसे बड़ी समस्या होती है, जो बच्चे कमजोर होते हैं, जो बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल लगाना नहीं आता है, तो उनके लिए ये वीडियो है और साथ में सबके लिए ये वीडियो है। क्योंकि इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि पहले लेसन से जितने भी न्यूमेरिकल आते हैं, जितने भी टाइप्स के न्यूमेरिकल बनते हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं और जिस तरीके से इस बार भी आने के चांसेस हैं, उन सभी न्यूमेरिकलों का जिक्र जो है इस वन शॉट के वीडियो में जो है देखने वाले हैं। आप बिल्कुल मत घबराइए, आपका एक भी न्यूमेरिकल जाने नहीं पाएगा। चाहे जिस टाइप का न्यूमेरिकल आएगा, आप अगर ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आप सभी न्यूमेरिकल को लगा के आएंगे और इस विलयन से 8 या 9 नंबर के जो भी क्वेश्चन आपके बनते हैं पूरा ले आएंगे। इसमें एक भी नंबर आपका नहीं गवाएंगे, क्योंकि थ्योरी में भी हमने सारे क्वेश्चन का जिक्र किया है और आपके इस न्यूमेरिकल में भी एक भी क्वेश्चन आप ऐसा नहीं होगा जिसको आप सॉल्व न कर पाए। सारे क्वेश्चन जो लॉन्ग में पूछे जाते हो, चाहे शॉर्ट में पूछे जाएंगे, सारे न्यूमेरिकल आप लगाने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और देखना कि आपको बिल्कुल न्यूमेरिकल लगाना नहीं अगर आता है तो बिल्कुल मत घबराइए। इस वीडियो देखने के बाद आप सीना ठोक के कहेंगे कि हाँ, मैं अब सारे क्वेश्चन लगा लूंगा। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की इस न्यूमेरिकल की क्लास। ये हमारा पहला लेसन चैप्टर फर्स्ट है, जो कि एक फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। और फिजिकल केमिस्ट्री में जो आपका विलयन लेसन है, यूपी बोर्ड का पहला लेसन जो विलयन है, इस विलयन के सभी आंकिक प्रश्न जितने टाइप के बनते हैं, हम उन्हीं आंकिक प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं या फिर जो आने के उम्मीद है। बस इसी टाइप के क्वेश्चनों की चर्चा करने वाले हैं। फिजूल के क्वेश्चनों पर हम समय नहीं गवाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कौन सा है। देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन हम जो लेके आए हैं ये आपके यूपी बोर्ड एग्जाम्स में 2017 और 18 में पूछा गया है और फिर इसके आने के चांस है। बहुत आसान क्वेश्चन है और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पहला हमारा क्वेश्चन है कि 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड, यानी हमारा जो सोडियम क्लोराइड है वो 5.85 ग्राम है, को 250 ml जल में घोला गया है। यानी 250 ml जल में घोला गया है और विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। आपको क्या निकालना है? विलयन की मोलरता निकालना है। आपको एक चीज पता है कि विलयन की मोलरता बराबर होता है, यानी मोलरता, विलयन की मोलरता बराबर होता है W/M/V और वो भी लीटर में होता है। ये आपको विलयन की मोलरता का फार्मूला पता है, याद होगा, अच्छे से याद होगा। विलयन की मोलरता का फार्मूला यही होता है। ठीक, अब इसमें जो चीजें दिया गया है इन सबको पहले आप नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद फार्मूले पे रख दीजिए। अब इसमें सबसे पहले दिया है स्मॉल W। ये स्मॉल W क्या है? ये है विलय का भार। तो विलय कौन है? हमारा सोडियम क्लोराइड को घोला गया है किसमें? 250 ग्राम जल में। तो सोडियम क्लोराइड हमारा विलय हो गया और जल हमारा विलायक हो गया। तो अब जो है इस सोडियम क्लोराइड का भार कितना है? 5.85 ग्राम। कितना है? 5.85 ग्राम है। और ये सोडियम को, अब ये स्मॉल m जो होता है ये अणु भार है, विलय का अणु भार होता है। कौन होता है? विलय का अणु भार होता है, अणु भार। अब अणु भार कैसे निकालोगे? अणु भार निकालने के लिए जैसे मान लीजिए सोडियम क्लोराइड दिया है NaCl, तो अब NaCl का अणु भार निकालेंगे हम। कैसे? NaCl का अणु भार, ये हमारा विलय जो है NaCl है, इसको निकालने के सोडियम का आपको परमाणु भार पता होना चाहिए, क्लोरीन का परमाणु भार पता होना चाहिए, इसको आप रख लीजिए। क्या होता है? सोडियम का 11/23, यानी ये 23 जो है सोडियम का होता है परमाणु भार और क्लोरीन का 35.5 होता है। कितना होता है? 35.5। ये निकल के आ जाएगा 0.5, ये रहेगा
और 5 3 8 हो जाएगा और 3 2 5 हो जाएगा। ये इसका NaCl का अणुभार निकल के आसानी से आ जाएगा। और क्या बचा? V जो दिया गया है वो हमारा 250 ml जल में घुला जाता है। तो ये हमें दिया है 250 ml, हमें ml में नहीं जरूरत है, हमें लीटर में आवश्यकता है। तो इसको आप 250 को 1000 से भाग दे दीजिए, 1010 से कट जाएगा और 25 चौका 100 मतलब 1/4 आ जाएगा। और B की वैल्यू जो है आप चाहो तो 1/4 ही रख लो और चाहो तो 4 से 1 में भाग दे दो। 4 से 1 में जब भाग देंगे हम, 4 से 1 में जब भाग देंगे, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8, फिर बच जाएगा और फिर 0 बढ़ाएंगे, 4 पंचे 20, तो ये हमारा 0.25 लीटर आ जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं? ये हमारा लीटर आ गया। इसको अब इन सभी मानों को उठा के इसमें रख देंगे तो हमारा मोलरता बराबर जो मिल जाएगा, मोलरता बराबर W की वैल्यू कितना है? 5.85 ग्राम है। M हमारा जो निकल के आया है 58.5 और V आप चाहो तो 1/4 रख लो और चाहो तो 0.25 रख लो। ठीक, समझ में आ गया होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए 2 अंक दशमलव इधर है, 2 इधर है, इसको आप 5 8 5 कर लो और नीचे 5 8.5 है ही है, ये है और मल्टीप्लाई ये 25 हो जाएगा। आप इसका दशमलव हटाने के लिए एक बार फिर लगा दो तो ये आपका 5850 हो जाएगा और 585 ये आ जाएगा और 25 ये। आप देख रहे हैं इन दोनों में ये से कट जाएगा तो यहाँ आपका ऊपर केवल 10 बचेगा भाई, 10/25 आ जाएगा। 25 से 10 में आप डिवाइड कर दीजिए, भाग दे दीजिए। 25 से 10 में जब भाग देंगे, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 100 हो जाएगा। 25 चौका 100, तो हमारा मोलरता जो निकल के आ जाएगा, मोलरता बराबर 0.4। आप जानते हैं मोल प्रति लीटर में, मोल प्रति लीटर, ये हमारी मोलरता जो है निकल के आ जाएगी। तो समझ में आ गया होगा बच्चों कि पहला क्वेश्चन किस तरीके से लगाया जाएगा। कुछ नहीं, जो मोलरता का फार्मूला आपको याद होगा, W क्या है? विलेय का भार है, M क्या है? विलेय का ही अणुभार है और V जो है आयतन लीटर में है। बस सारी चीजें आप मेंटेन कर लो, उठा के रख के आराम से काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो बच्चों, अगला जो क्वेश्चन हमने लिया है 2019 के पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा। हमारा जो क्वेश्चन है, चीनी के सिरे के 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी है, यानी पूरा सिरा जो हमारा है 214.2 ग्राम है, जिसमें चीनी जो उपस्थित है 34.2 ग्राम मौके पर चीनी है। और चीनी के सिरे की मोलरता की गणना कीजिए। चीनी के सिरे की मोलरता की गणना करना है। अब आपको पता है कि जो मोलरता बराबर फार्मूला होता है, मोलरता बराबर होता है, क्या होता है? W/M गुणे कैपिटल W, और ये कैपिटल W जो लेते हैं वो किलोग्राम में लिया जाता है। ये हमारा मोलरता का फार्मूला है। अब इसमें दिया क्या क्या गया है? दिया गया है कि भाई चीनी के सीरा, पूरा सीरा, सीरे का मतलब समझ रहे हैं ना, जिसमें पानी और चीनी दोनों मिला करके जो गाढ़ा विलयन बनता है उसे चीनी का सीरा बोलते हैं। तो इसमें सीरे में पानी और चीनी दोनों मिला हुआ है और आपको ये W जो जरूरत है वो केवल चीनी की आवश्यकता है। चीनी कितना ग्राम है? तो चीनी आपका 34.2 ग्राम है, यानी स्मॉल W बराबर 34.2 ग्राम हो जाएगा। और चीनी के सिरे यानी पूरा सिरा हमारा ये है। तो अब हमें आवश्यकता पड़ेगी किसकी? हमें आवश्यकता पड़ेगा भाई, सिरा पूरा ये है तो इसमें पानी कितना है? तो देखो आप सीड़े का मतलब समझ रहे हैं ना, सीड़े में चीनी और पानी दोनों है। अगर चीनी निकाल दिया जाए तो पनीय तो बचेगा। तो हमें W जो जरूरत है, यहां आप लिख सकते हैं सीड़े माइनस चीनी। भाई सीड़े में से चीनी निकाल देंगे तो सीरा हमारा कितना है? सीरा है 214.2 ग्राम।
और चीनी हमारी है 34.2 ग्राम। इसको आप घटा दीजिए तो आपको पानी का जो है भार जो है पता चल जाए। तो इसको आप घटाएंगे तो आपको कैपिटल डब्ल्यू मिल जाएगा। कितना आएगा देखो, 2 में से 2 जाएगा, 0 हो जाएगा। 4 में से 4 गया, 0 आ जाएगा। और यहाँ है 11, 11 में से 3 चला जाएगा तो आपका 8 3 11 हो जाएगा, यानी 3 होगा, ये 8 बचेगा। और यहां से 1 निकल गया है तो ये 180, यानी इतना ग्राम जो है हमारा जो है ये कैपिटल डब्ल्यू आ जाएगा। अब चूंकि हमें रखना किस में है, हमें किलोग्राम में रखना है, ग्राम में नहीं रखना। तो इसको हम किलोग्राम में चेंज करने के लिए 180 को 1000 से भाग दे देंगे। तो 1000 से भाग देने में ये 0 0 कट जाएगा। तो ये हमारा कैपिटल डब्ल्यू बराबर आ जाएगा 0.180। ये हमारा किलोग्राम में जो है मिल जाएगा। 100 से 180 में जब भाग दोगे 1000 से तो हमारा 0.180 किलोग्राम आराम से आ जाएगा। समझ में आ गई बात। और एम निकालना है अभी। अरे ये अड़भार भी तो चाहिए, तो अड़भार किसका निकालोगे, जो चीनी होगा उसी का तो निकालेंगे। चीनी का फार्मूला पता होना चाहिए। चीनी का फार्मूला होता है C12H22O11। ये चीनी का फार्मूला है, इसी से यानी चीनी का अणुभार। तो इसको जब निकालेंगे तो कार्बन का परमाणु भार भाई 12 होता है, तो 12 गुणे 12 हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, ये 22 हो जाएगा, प्लस 11 ये लिखा है। ऑक्सीजन का 16 होता है परमाणु भार। जरा इसको साथ कर लो, 12 बराबर 144 हो जाएगा। और ये 22 एकम 22 हो जाएगा। 16 एकम 16 1 आएगा, 16 एकम 16 1 17। इसको जरा जोड़ लीजिए, यम आ जाएगा। तो 6 2 8 4 12, हाथ लगा 1, 7 1 8 8 2 10 4 14, 1 आ जाएगा, 1 1 2 1 3। तो 342 जो है एम जो है निकल करके चीनी का आ जाएगा। समझ में आ गई बात। अब इसको उठा करके इसी फार्मूले पर रख देंगे तो हमारा मोललता बराबर मोललता डब्ल्यू की वैल्यू है 34.2 अब बटा एम 342 और गुणे कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू है 0.1800 लिखो, चाहे ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका देखो, पहले दशमलव हटा लेते हैं, 1 0 यहाँ और बढ़ा देते हैं, इसका दशमलव हट जाएगा तो ये इतना आ जाएगा ऊपर, और 342 ये हो जाएगा और नीचे 18 आ जाएगा। तो इसको काटेंगे तो ऊपर 10 बचेगा और नीचे 18 बचेगा। 18 से 10 में भाग दे दीजिए भाई, 18 से आप 10 में भाग दे दीजिए, 0 लगाओगे दशमलव लगाओगे 100 हो जाएगा। 18 पंचे 90, ये 0 आएगा, 1 बचा 10, फिर 1 0 बढ़ाओगे 18 पंचे 90, फिर कुल मिला के 0.55 इस तरीके से आता रहेगा। तो हमें जो मोललता बराबर मिल जाएगा, मोललता बराबर वो मिल जाएगा 0.55 मोलल। इसे आप मोलल भी कह सकते हैं, मोलल। या ना समझ में आए तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, या मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम में भी लिख सकते हैं। समझ में आ गई बात। कैसे लगाया जाएगा, कुछ नहीं करना है, सबकी वैल्यू पहले निकाल लीजिए और इस मोललता के फार्मूले पे रख करके आराम से काट दीजिए तो आपका आंसर मोललता जो है निकल के आ जाएगा। समझ में आ गई बात। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है 2019 के पेपर में आपको आंसर में जो है देखने को मिल जाएगा। हमारा जो क्वेश्चन है कि 72 ग्राम जल तथा 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। यानी दोनों के मोल प्रभाज आपको निकालने हैं। देखो मोल प्रभाज होता क्या है, मोल प्रभाज भाई जिसका मोल प्रभाज निकालना हो उसके मोल ऊपर रखते हैं और विलय और विलायक या जो भी कंपोनेंट्स मिलाए गए होते हैं उनके टोटल नंबर ऑफ मोल्स नीचे रखते हैं और दोनों का जो अनुपात होता है वो मोल प्रभाज कहलाता है। तो यहाँ पर हमें जो निकालना है, एक जल है और दूसरा एथिल अल्कोहल है, दोनों के मोल प्रभाज निकालने हैं। एक चीज आप जान लीजिए, जो मोल होता है मोल, उसे हम भार बटा अणुभार की सहायता से जो है हम मोल ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, मोल। तो सबसे पहले हम जो जल दिया है जल का मोल निकाल लेंगे और फिर जो एथिल अल्कोहल दिया है
एथिल अल्कोहल का मोल निकाल लेंगे। समझ में आई बात? तो सबसे पहले हम जल का मोल, तो भाई जल का मोल अगर हम स्मॉल n में रिप्रेजेंट करते हैं तो भाई W/m, ये W/m, W जल का भार बटे जल का अणु भार। तो जल के भाई 72 ग्राम है, ये W कितना दिया गया है? 72 ग्राम दिया गया है। जल का भार जो है 72 ग्राम और इसका अणु भार आप निकाल लीजिए। तो m जब निकालेंगे जल का मतलब H2O से निकालेंगे तो ये 2 से 1 भाई हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है और प्लस ऑक्सीजन का 16, तो ये आ जाएगा 2 + 16, 16 2 18। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 18, मतलब 18 चौक 72, यानी जो जल का मोल है, जल का मोल ये हमें मिल जाएगा स्मॉल n जो है एथिल अल्कोहल का मोल, एथिल अल्कोहल का मोल। तो अब एथिल अल्कोहल को अगर हम कैपिटल N लिखते हैं तो इसका जो भार दिया गया है 92 दिया गया है और बटे एथिल अल्कोहल का अणु भार, अरे भार बटा अणु भार ना, तो अणु भार निकाल लीजिए। तो एथिल अल्कोहल का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, C2H5OH होता है। क्या होता है? C2H5OH। तो यहाँ आप रख दीजिए कार्बन का 6 दूनी 12 गुणे 2 और प्लस, देखो हर एक के बाद प्लस लगाते हैं, ये हो जाएगा हाइड्रोजन का 1 है होता है, 5 है तो 5 से गुणा हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का 16 और प्लस 1, तो ये आपका 12 दूना 24 और 5 और ये 16 और प्लस 1 जोड़ लीजिए, 6 1 7 5 12, 12 4 16, हाथ लगा 1 1 1 2 2 4 46। कुल मिला के एथिल अल्कोहल का जो अणुभार निकल के आएगा वो 46 आ जाएगा। इसको भी काटेंगे, ये आपका 92 आ जाएगा, 2 बार जाएगा, तो ये हमें एथिल अल्कोहल मतलब कैपिटल N की वैल्यू जो निकल के आएगा 2 निकल के आ जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं? देखिए यहाँ पर 18 चौक 72 है, 4 आएगा भाई, इसको ध्यान रखिएगा, यानी जल का जो मोल होगा वो यह 4 आएगा और एथिल अल्कोहल का मोल जो होगा वो 2 आएगा। इतना समझ में आ गया? अब हमें कुल मोल निकालना है। क्या? कुल मोल। तो कुल मोल अगर देखेंगे तो स्मॉल n और कैपिटल L, भाई ये हमारा जल का मोल है और ये हमारा जो है एथिल अल्कोहल का मोल है। तो जल का मोल ये 4 हो जाएगा, एथिल अल्कोहल का मोल 2, ये बराबर 4 2 6 मोल हमें जो है कुल मोल जो है प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ गई बात? अब हम सबसे पहले जल का मोल प्रभार निकाल ले। तो आप लिखेंगे जल का मोल प्रभार, जल का मोल प्रभार। तो जल का मोल प्रभार निकालेंगे तो ऊपर होगा जल का मोल मतलब N और नीचे होगा कुल मोल मतलब स्मॉल n प्लस कैपिटल N। तो स्मॉल n की वैल्यू कितना है? 4 है और यहाँ पर n प्लस n की वैल्यू 6 है। तो इसको आप सॉल्व कर दीजिए, 6 से 4 में भाग दे दीजिए, 6 से 4 में भाग देंगे, दशमलव लगाओगे 40 आ जाएगा। तो ये 6 बार जाएगा 36 होगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 बार जाएगा, तो कुल मिला के ये हमारा 0.66 जो है ये जल का मोल प्रभार आ जाएगा। जल का मोल प्रभार, इतना समझ में आया कि नहीं? जल का मोल प्रभार कैसे निकाला गया? अब जब जल का मोल प्रभार निकल आया है तो आप एथिल अल्कोहल का मोल प्रभार निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर 2 कंपोनेंट्स हैं तो दोनों का योग जो है 1 के बराबर होता है। चाहो तो आप ऐसे निकाल लो और चाहो तो इसको अलग से सॉल्व कर लो। जैसे आप लिख सकते हैं एथिल अल्कोहल का मोल प्रभार बराबर, भाई एथिल अल्कोहल का निकालने जा रहे हो तो एथिल अल्कोहल के मोल, एथिल अल्कोहल का मोल 2 है, इसको आप फार्मूला कैपिटल N अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल N लिख सकते हैं एथिल अल्कोहल के मोल और कुल मोल। इस पर रखोगे तो n की वैल्यू 2 है और नीचे कुल मोल 6 है, तो 6 से 2 में जब भाग दोगे, 2 में भाग देंगे, 0 बढ़ाएंगे, दशमलव लगाएंगे, तो 6 18 और इस तरीके से फिर आएगा, यानी इस तरीके से 0.33 जो है हमें प्राप्त होगा। तो कुल मिला के ये इसका जो मोल प्रभार होगा, जल का मोल प्रभार ये मिल जाएगा और एथिल अल्कोहल का
एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज ये हमें 0.33 जो है प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ गई बात? समझ में आया होगा। और इसका जो भाई एक निकाले थे, इसको निकालने के लिए आप एक में से घटा के निकाल सकते थे। जैसे आप जानते हैं जल प्लस एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाव बराबर 1 होता है। तो अगर आपने जल का पहले निकाला था तो आप ऐसे लिख सकते थे एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाव बराबर 1 माइनस, भाई जल का आप पहले निकाले थे 0.66, तो हमें निकल के आ जाता 0.33 या 66 अगर लिखते तो 337 जो है इस तरीके से फिर बाद में प्राप्त हो जाता। तो आप चाहो तो एक का निकाल के निकाल सकते थे, चाहो तो जब इतना कर ही लिए हो तो दोनों आराम से निकाल सकते हो। समझ में आ गया होगा किस तरीके से एथिल अल्कोहल और जल का मोल प्रभाव निकाला जाता। अब हम अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन जो हमने लिया कि अनसाइंड पेपर में जो है आपको 2020 के सन में पूछा गया है और ये हमारा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहा गया है कि एथिलीन ग्लाइकॉल के मोल प्रभाव की गणना कीजिए, यानी एथिलीन ग्लाइकॉल का मोल प्रभाव निकालना है। और साथ में कहा गया यदि जलीय विलयन में एथिलीन ग्लाइकॉल का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो, यानी एथिलीन ग्लाइकॉल को जलीय विलयन में घुला गया है और जिसका द्रव्यमान जो है 20% कहा गया है। तो देखो सबसे पहले जो जो चीजें दी गई है आप उसको देख लीजिए। कह रहा है कि एथिलीन ग्लाइकॉल का 20% द्रव्यमान, इसका मतलब ये होता है 20%, 30%, 40%, जितना परसेंट कहता है वो उसके द्रव्यमान की बात होती है। तो आप 100 में उसी हिसाब से काउंट कर लीजिए। तो यहाँ पर जो एथिलीन ग्लाइकॉल का द्रव्यमान होगा स्मॉल W बराबर 20% कह रहा है, मतलब 20 ग्राम होगा। और कितने में होगा? 100 ग्राम, यानी टोटल जो इसका विलयन होगा वो 100 ग्राम। तो हमें भाई निकालना क्या है? एथिलीन ग्लाइकॉल का हमें जो है मोल प्रभाव निकालना है। तो मोलों की संख्या अगर मुझे निकालना है तो सबसे पहले W ये इतना हो ही गया, तो हमें पहले एथिलीन ग्लाइकॉल का मोल निकाल लेना है। तो आप जानते हैं स्मॉल m बराबर होता है भार बटा अणुभार, भाई स्मॉल m बराबर W/m होता है ना। तो अब W की मात्रा 20 ग्राम तो हो ही जाएगा यहाँ से, और m एथिलीन ग्लाइकॉल का अणुभार, एथिलीन ग्लाइकॉल का अणुभार निकालने के लिए आपको इसको सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी। तो एथिलीन ग्लाइकॉल का जो फार्मूला होता है C2H6O2 होता है। क्या होता है? C2H6O2। ये एथिलीन ग्लाइकॉल का फार्मूला है। कार्बन का 6 दूनी 12 होगा और 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, प्लस लगाएंगे। और ये हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, 6 भाग है, इसको 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे। और ये 2 भाग है, ऑक्सीजन का 8 दूनी 16, ये हो जाएगा 12 दूना 24 और ये हो जाएगा 6 और 16 दूना 32। इसका जब जोड़ोगे तो 6 2 8, 8 4 12 हो जाएगा, एक आएगा 3 1 4 5 6, ये 62 जो है एथिलीन ग्लाइकॉल का अणुभार निकल के आ जाए। तो यहाँ पर ये 62 हो जाएगा। इसको जरा हम काटेंगे, 2 1 9 2 और ये 0 रहेगा ही, और 2 3 6, 2 1 9 2, तो ये 10 बटा जो है 31 आ जाएगा। इसको आप चाहो तो 31 से 10 में भाग दे दीजिए, 3 बार ले जाएंगे तो 3 1 9 3, 3 3 9, ये आ जाएगा 9 और ये जो है कट जाएगा, फिर 0 आएगा, 2 1 9 2 और 3 दूनी 6, ये हमारा 8 आ जाएगा और 6 2, ये इतना आ जाएगा। कुल मिला के ये हमारा n जो इस्तेमाल निकल के आएगा वो 0.32 ये एथिलीन ग्लाइकॉल का मोल जो है निकल के आ जाएगा। समझ में आई बात? इसी तरीके से अब हमें जल का मोल निकालना है। किसका निकालना है? जल का मोल। तो जल का मोल निकालने के लिए आपको जल की भार की आवश्यकता पड़ेगी। तो एक चीज आप जानते हैं, जो जल का भार होगा, जल का भार, तो जल का भार मतलब कुल भार और माइनस एथिलीन ग्लाइकॉल का भार। आप इसमें से कुल भार कितना है भाई? 100 होगा, क्योंकि 20% कहा गया है और एथिलीन ग्लाइकॉल 20 ग्राम है ही है। तो आप जब इसको घटाओगे तो ये 80 ग्राम जो है हमारा जल का भार जो है बाहर निकल के आ जाएगा।
भाई टोटल भार हमारा 100 है, 20% कहा गया ना, तो 20% का मतलब होता है 20 हमारा जो विलय होगा और टोटल जो होगा वो 100 होगा, यही इसका मतलब होता है। ठीक, 10% कहा जाए तो हमारा 10% का मतलब विलय हमारा 10 ग्राम होगा, टोटल हमारा वो होगा वो 100 होगा। ठीक, इस तरीके से देखा जाता है। अगर हमें जल निकालना है तो जल निकालने के लिए कुल भार हमारा 100 ग्राम मान लिया गया और एथाइलिन ग्लाइकॉल का जो भार है 20 ग्राम है, हटा देंगे तो 80 ग्राम आ जाएगा। तो अब हम जल का मोल निकाल लेंगे। जल का मोल यानी कैपिटल एन निकालेंगे। तो कैपिटल एन बराबर जो होगा भाई कैपिटल डब्लू और बटे कैपिटल एम। तो कैपिटल डब्लू का मान जो अभी अभी निकाले हैं 80 हो जाएगा और नीचे कैपिटल एम। तो जल का अणुभार आपको 18 होता है, अरे ऑक्सीजन का जो है 16 हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन का H2O से निकालेंगे तो ये हमारा 18 आ जाएगा। 18 से 80 में भाग देंगे, 4 बार ले जाएंगे 72 हो जाएगा, 18 चौक 72, यहाँ आ जाएगा 8 और यहाँ पे कट जाएगा, फिर ये हो जाएगा। ये हमारा जो निकल के आ जाएगा 4.44 करके निकल के आ जाएगा जल का मोल। अब हमें निकालना क्या है, इस क्वेश्चन में कहा गया है एथाइलिन ग्लाइकॉल के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। तो एथाइलिन ग्लाइकॉल का मोल प्रभाज बराबर आप जानते हैं एथाइलिन ग्लाइकॉल जो है इसके मोलों की संख्या और नीचे कुल मोलों की संख्या। तो सबसे पहले स्मॉल एन, भाई एथाइलिन ग्लाइकॉल का मोल स्मॉल एन होगा और स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो स्मॉल एन की वैल्यू जो है 0.32 है, तो यहाँ 0.32 हो जाएगा और प्लस कैपिटल एन की वैल्यू जो अभी अभी निकाले हैं ये 4.44 हो जाएगा। जरा इसको सॉल्व करते हैं तो ये 0.32 ऊपर रहेगा और नीचे इनको जोड़ लीजिए तो 4 2 6 हो जाएगा और 4 3 7 हो जाएगा, दशमलव अपनी जगह पे, अरे 4 ये आ जाएगा। दशमलव हटाओगे तो 32/476, 476 से 32 में भाग दे दीजिए, 476 में 32 से भाग देंगे, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, कितना आएगा, फिर नहीं बाहर जाएगा, एक जीरो और बढ़ा देते हैं, कितना आ जाएगा। आप 6 बार ले जाइए, 6 6 36, 3 आएगा और 7 6 42, 43 44 45, 4 आएगा, 6 चौको 24, 4 28 ये आ जाएगा। घटाओगे 6 4 10 हो जाएगा और 5 4 9 हो जाएगा और यहाँ 11 11 में से 8 11 हो जाएगा, ये कट जाएगा, फिर एक जीरो बढ़ाओगे तो ये जो है आपका 7 बार। तो ये हमारा जो एथाइलिन ग्लाइकॉल का मोल प्रभाज निकल के आ जाएगा वो 0.067 जो है निकल के आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? इस तरीके से जो है एथाइलिन ग्लाइकॉल का मोल प्रभाज निकाला जाता है। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले दोनों का मोल निकाल लीजिए। देखो यहाँ पर एथाइलिन ग्लाइकॉल का द्रव्यमान 20% कहा गया है, मतलब 100 पूरा होगा और 20 जो है एथाइलिन ग्लाइकॉल होगा, तो 20 ग्राम आपका एथाइलिन ग्लाइकॉल हो गया और पूरा जो है 100 ग्राम हो जाएगा। तो आप जल निकालेंगे तो जल और एथाइलिन ग्लाइकॉल मिला के तो विलयन पूरा बनाया गया होगा, जो भी विलयन बनाया गया है। तो अब आप जल का जब निकालेंगे तो 100 में से 20 घटा दीजिए, आराम से आपका 80 ग्राम आ जाएगा। तो जल का मोल निकाल लीजिए, एथाइलिन ग्लाइकॉल का मोल निकाल लीजिए। एथाइलिन का ग्लाइकॉल का मोल निकालने के लिए आपको भार बटा भार तो 20 ग्राम हो जाएगा और भार इसका आपको निकालना पड़ेगा। इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए, C2H6O2 जो है इसका एथाइलिन ग्लाइकॉल का फार्मूला होता है। तो यहाँ से निकल आएगा इसका भार, दोनों को इस एथाइलिन ग्लाइकॉल का मोल प्रभाज कहना निकालने के लिए। तो एथाइलिन ग्लाइकॉल का मोल प्रभाज एथाइलिन ग्लाइकॉल का मोलों की संख्या ऊपर हो जाएगी, कुल मोलों की संख्या नीचे हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दोगे आराम से आपको आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है 2020 में पूछा गया है। देखो प्रयास करेंगे कि हर टाइप के क्वेश्चन हमारे इस लेक्चर्स में उपस्थित हो ताकि आप हर टाइप का क्वेश्चन लगा ले। अब एक ही टाइप का कई सवाल नहीं बताएंगे, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, नहीं समझ में आएगा, नहीं लगा पाइएगा तो कमेंट करिएगा, हम फिर से बता देंगे। तो यहाँ पर 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल को, यानी हमारा एथेनोइक एसिड है, एथेनोइक एसिड ये जो है एसिटिक एसिड है, ठीक है, एसिटिक एसिड का आयन में एथेनोइक अम्ल होता है, ठीक। तो एथेनोइक अम्ल को 75 ग्राम बेंजीन में घोला गया, यानी एक तो एथेनोइक अम्ल है जिसको 75 ग्राम बेंजीन में घोला गया, अब दोनों को घोल करके विलयन बनाया गया होगा। आगे कहा गया एथेनोइक अम्ल की सांद्रता, यानी आपको एथेनोइक अम्ल की सांद्रता ज्ञात करना है, कंसंट्रेशन निकालना है। क्या क्या निकालना है? सबसे पहले पार्ट्स पर मिलियन
यानी पार्ट्स प्रति मिलियन यानी पीपीएम में सांद्रता ज्ञात करनी है पहली बात। और दूसरी बात कह रहा है मोल अंश यानी मोल प्रभाज निकालना है। और तीसरी बात द्रव्यमान प्रसवता ज्ञात करनी है। और चौथी बात मोललता निकालना है। तो इतनी चीजें आपको जो है इस क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। ये पूरे 5 नंबर में जो है आपके बोर्ड एग्जाम से पूछा गया है 2020 में। तो इसमें आपको कई चीजें निकालना आप सीख जाएंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले आप दोनों का भार देख लीजिए। इसमें जो दिया गया है एथेनोइक अम्ल को, भाई सबसे कम कौन है? तो सबसे कम एथेनोइक अम्ल है। तो हमारा स्मॉल डब्ल्यू जो हो जाएगा वो दिया गया है 2.5 ग्राम दिया है, ठीक। उसके बाद फिर दिया गया है बेंजीन यानी कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू जो हो जाएगी वो है 75 ग्राम दिया गया है, ठीक। अब आपको सबसे पहले जो निकाला गया है कि पार्ट्स प्रति मिलियन यानी पहला जो आंसर आपको देना है पीपीएम में सांद्रता, पीपीएम में सांद्रता। तो पीपीएम में जो सांद्रता होता है भाई जिसका निकालना है उसका भार स्मॉल डब्ल्यू ऊपर हो जाएगा और स्मॉल डब्ल्यू और कैपिटल डब्ल्यू ये टोटल हो जाएंगे और ऊपर 10⁻6 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें पार्ट्स प्रति मिलियन 1 मिलियन में देखना है। तो ऊपर हम जो है 10⁻6 लगा देंगे। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देते हैं। स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू 2.5 है। अब ये आपका 2.5 हो जाएगा। कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू 75 है और ऊपर 10⁻6 लगा देना, ठीक। अब ये इन दोनों को जोड़ लीजिए तो ये आपका जो है तो ये आपका आ जाएगा 2.5 गुणे 10⁻6 है और नीचे जो है जोड़ेंगे तो 77.5 जो है ये आ जाएगा। दशमलव हट जाएगा तो दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 25 गुणे 10⁻6 हो जाएगा और नीचे ये हमारा 775 आ जाएगा। इसको क्या करेंगे, देखो इससे ये कम दिख रहा है तो आप एक काम करिए पीपीएम में सांद्रता जो है इसमें पावर थोड़ा कम कर लीजिए। तो 250 से 2 जीरो बढ़ा लीजिए और गुणे 10⁻4 कर लेना। 4 2 6 होता है ना और बटे में ये 775। अब इसमें भाग दे दीजिए तो 775 से ये 2500 में भाग दे दीजिए। 21 3 बार ले जाएंगे, 3 5 15, 1 7 21, 1 22, 2 आएगा और 7 21, 22 23 ये हो जाएगा। 5 यहाँ आ जाएगा और 9 7 2 9 हो जाएगा। यहाँ बचेगा 4, ये आ जाएगा 1 3 1 4 और ये कट जाएगा। दशमलव लगाओगे, जीरो बढ़ाओगे तो 7 2 बार ले जाएंगे तो ये हमारा जो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। पीपीएम में सांद्रता जो होगा वो 3.2 गुणे 10⁻4 जो है ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं? तो ये हमारा पीपीएम में सांद्रता पहला आंसर जो है मिल जाएगा। अब दूसरी बात ये कहा गया है कि इसमें जो है आपको मोल अंश मतलब मोल प्रभाज निकालना है। इसके लिए आपको दोनों के मोल से ज्ञात करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पर भाई दोनों का डब्ल्यू दिया गया है तो सबसे पहले मोल अंश में हम एथेनोइक अम्ल का मोल निकाल लेते हैं। तो एथेनोइक अम्ल का जो मोल स्मॉल एन में लिखेंगे वो होगा भार बटा अणुभार। तो इसका भार जो दिया गया है वो 2.5 हो जाएगा। और एथेनोइक अम्ल मतलब एसिटिक एसिड का अणुभार निकाल लीजिए। तो एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है CH3COOH। ये हो जाएगा कार्बन का 12 और ये 1 गुणे 3 हो जाएगा और कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। तो ये 12 + 3 + 12 और +16 +16 +1 इसको जोड़ लीजिए। यानी इसका जो है एसिटिक एसिड का अणुभार 60 जो है निकल के आ जाएगा। इसको जरा सॉल्व कर लीजिए। दशमलव हटाएंगे, यहाँ दशमलव लगाओगे तो ये n बराबर जो है 25 बटा जो है 600 आ जाएगा। इसको जरा भाग दे दिए 600 से। तो 600 से हम 25 में अगर हम भाग देते हैं तो हमारा आ जाएगा 0. ये 250 होगा। फिर 1 जीरो बढ़ाओगे फिर ये आ जाएगा 6 चौको 24, 4 बार ले जाएंगे 24 हो जाएगा। ये आ जाएगा 0, ये 1 आएगा कट जाएगा 100, 1 जीरो और बढ़ाएंगे यानी 0.04। ये स्मॉल n की वैल्यू जो है 0.04 आ जाएगा इतना मोल। और इसी तरीके से
हम इसका जो है बेंजीन का मोल निकाल लेते हैं, कैपिटल N मान लेते हैं। इसका भार जो दिया गया है वो 75 ग्राम दिया गया है। तो बेंजीन का अनुभार निकाल लेते हैं। बेंजीन का अनुभार C6H6 से निकलेगा। तो C6 यानी 6 गुणे कार्बन का 12 होता है और 6 गुणे 1 हो जाएगा। तो 12 छक 72 ये हो जाएगा और 6 का नम 6, तो ये आ जाएगा 6 2 8 और ये 78, यानी बेंजीन का अनुभार जो है 78 निकल के आ जाएगा। 78 से 75 में भाग दे देंगे, 9 बार ले जाएंगे, 9 8 72, 7 आएगा और 7 9 63, 63 और 7 70 हो जाएगा। ये आ जाएगा 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा 4, ये जाएगा कट 48 आएगा। 1 0 और बढ़ा देंगे, 6 बार ले जाएंगे, 6 48, 4 और 6 7 6 42, 42 4 48। तो हमारा जो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे 0.96 के करीब आ जाएगा इसका मोल। तो कुल मोल निकाल लेते हैं। कुल मोल, तो हमारा जो कुल मोल होगा दोनों को जोड़ लेते हैं, स्मॉल n और कैपिटल N। तो स्मॉल n की वैल्यू कितना है 0.04 और कैपिटल N की वैल्यू है 0.96। इसको सॉल्व करोगे तो 6 4 10 हो जाएगा, 1 आएगा और 9 1 10, 1 आएगा, ये 1 आ जाएगा इतना। ये हमारा कुल मोल हो जाएगा। अब हमें किसका दोनों का मोल अंश निकालना है। एथेनोइक अम्ल का मोल प्रभाव ज्ञात करना है। एथेनोइक अम्ल का अगर आप मोल प्रभाव निकालते हैं तो एथेनोइक अम्ल का जब निकालेंगे तो एथेनोइक अम्ल कौन है, स्मॉल n है और नीचे स्मॉल n प्लस कैपिटल N हो जाएगा। तो इसको आप रख दीजिए। स्मॉल n की वैल्यू कितना है 0.04 है और नीचे कुल मोल n प्लस n अभी भी निकाले हैं, 1 आ जाएगा, 0.20 लगा देंगे तो ये सीधा सीधा 4/100 आ जाएगा। 100 से 4 में भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा मोल प्रभाव जो मोल अंश निकल आएगा 0.04। यही जो है मोल प्रभाव जो है दूसरा आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ गई बात। पहला आंसर जो पीपीएम में सांद्रता जो है यहाँ निकल के आ गया और दूसरा आंसर मोल अंश जो है इस तरीके से निकाला जाता है। चलिए तीसरा आंसर देख लेते हैं। तीसरा आंसर हमारा दिया गया है द्रव्यमान प्रतिशतता निकालनी है, यानी द्रव्यमान प्रतिशतता जो है एथेनोइक अम्ल का ज्ञात करना। तो आप जानते हैं द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर होता है विलय का द्रव्यमान, किसका, विलय का द्रव्यमान और बटे विलय प्लस विलायक का द्रव्यमान और फिर मल्टीप्लाई 100 होता है। ये फार्मूला होता है द्रव्यमान प्रतिशतता का। तो ठीक है, विलय का द्रव्यमान कितना है भाई, हमें जिसका निकालना है वो स्मॉल w होगा। तो स्मॉल w का 2.5 है और विलय और विलायक का द्रव्यमान, तो विलय का द्रव्यमान 2.5 हो जाएगा और विलायक जो है हमारा 75 हो जाएगा और ऊपर मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। जरा इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5 गुणे 100, ये रहेगा ही रहेगा और नीचे इसको जोड़ेंगे जब तो 0.5 रहेगा ही रहेगा और 5 2 7 और ये 7, इसका दशमलव हटाएंगे तो हमें जो मिल जाएगा 25 आएगा। यहाँ पे दशमलव हटेगा, 2 0 और बढ़ा देंगे और नीचे जो है 7 7 ये 5 775, इससे 2500 में भाग दे देंगे तो हमारा 775 भागे 2500, इसमें भाग देंगे 7 3 21, 3 बार ले जाएंगे। ये हमारा द्रव्यमान प्रतिशत जो निकल के आ जाएगा, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर वो 3.2 W/W जो है प्रतिशत जो है आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात। ये तीसरा आंसर आपका मिल गया द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए जिसका द्रव्यमान भार ऊपर हो जाएगा और टोटल भार नीचे हो जाएगा। बस इतना कर दिया, मल्टीप्लाई 100 कर देना, इतना करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये तो तीसरा आंसर हो गया। चौथा आंसर आपका मोललता के पदों में, यानी मोललता निकालनी है तो इसको भी देख लेते हैं। आप जानते हैं मोललता बराबर होता है W/M गुणे कैपिटल W और वो भी किलोग्राम में। यही तो फार्मूला है मोललता का। चलिए एथेनोइक अम्ल का निकालना है। एथेनोइक अम्ल का है W 2.5 तो 2.5 हो जाएगा और नीचे M एथेनोइक अम्ल का भार कितना निकाले हो
अणुभार निकाले हैं 60, ये हो जाएगा 60 और गुणे कैपिटल डब्लू है 75 और ये ग्राम में है, किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से भाग देना पड़ेगा। तो ये 1000 ऊपर चला जाएगा तो 2.5 गुणे 1000 हो जाएगा और नीचे इनको आप गुणा करा दीजिए और 42 3 45 ये इतना नीचे आ जाएगा। अब इसका दशमलव हटाएंगे, 1 0 यहाँ और बढ़ा लीजिए तो ये हमारा 2 इतना आ जाएगा, 1 2 3 0 ये लग जाएगा। अब 45 का 1 2 0 2 0 काट दीजिए, ये इतना आ जाएगा। इसको 45 से 250 में भाग दे दीजिए, 5 बार ले जाएंगे, 5 25 हो जाएगा, 2 आएगा, 5 चौक 20 2 22 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा और यहाँ पर 4 में से 2 गया 2 हो जाएगा, कट जाएगा, दशमलव लगाएंगे 0 फिर उतना आ जाएगा 5.55 करके आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो मोललता निकल के हमारी आ जाएगी, मोललता बराबर 5.5 ये स्मॉल m में जो है निकल के आ जाएगा, मोलल में निकल के आ जाएगा या मोल प्रति किलोग्राम में निकल के आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, जो आप कह रहा है उसी हिसाब से सबसे पहले स्मॉल डब्लू कैपिटल डब्लू आपका हो जाएगा। स्मॉल डब्लू हमारा एथेनोइक एसिड हो जाएगा और कैपिटल डब्लू बेंजीन हो जाएगा। इसका दोनों का अणुभार निकाल लीजिए और उसके बाद धीरे धीरे मोल प्रभाज कहे तो मोल प्रभाज पर फार्मूले पे रख दीजिए। भाई जिसका मोल प्रभाज निकालने कह रहा है उसके मोल ऊपर रखना और टोटल मोल्स नीचे कर देना। उसके बाद इस तरीके से पीपीएम में सांद्रता जो होती है वो बाय पीपीएम में सांद्रता वो मिलियन में देखा जाता है। तो 1 मिलियन मतलब 10⁶ से ऊपर गुणा करा देना, उसका भार और कुल भार नीचे हो जाएगा। आराम सॉल्व करोगे इसका आंसर आ जाएगा। और इसी तरीके से द्रव्यमान परसेंट निकालना है, जिसका द्रव्यमान परसेंट निकालना है उसका द्रव्यमान ऊपर कर लेना, कुल द्रव्यमान नीचे कर लेना और मल्टीप्लाई 100 कर देना क्योंकि परसेंट में ज्ञात करना है। तो ये आ जाएगा। और मोललता जो है भाई जिस मोललता जो है W/M गुणे कैपिटल W होता है वो भी किलोग्राम में, किलोग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और इतना आने के बाद इसको प्यार से काट दीजिएगा, ये आपकी मोललता निकल के आ जाएगी। समझ में आ गया होगा, इसमें काफी चीजें आप निकालना सीख गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में आपको देखने को मिलते हैं, काफी देखने को मिलता है। और ये हमने जो क्वेश्चन लिया है ये 2020 के सेट में आपको देखने को मिल जाएगा, आंसर उठा के देखिएगा, मिल जाएगा। बड़ा अच्छा सवाल है, इसको अगर आप लगाना सीख गए तो मोललता आप आराम से निकाल ले जाओगे। कैसे लगाना है इसको जरा देखते हैं। दिया गया है सल्फ्यूरिक अम्ल का एक नमूना है जो 94% W/V दिया है। क्या दिया है? W/V दिया है और उसका घनत्व 1.84 ग्राम मोल प्रति लीटर है, यानी घनत्व दिया गया है। यहाँ पर इसकी डेंसिटी दी गई। और फिर जो है इस विलयन की मोललता ज्ञात करना है। क्या निकालना है? मोललता का फार्मूला आपको ठीक से पता है। मोललता बराबर आप जानते हैं, क्या जानते? मोललता बराबर होता है W/M गुणे कैपिटल W और वो भी किलोग्राम में। यही फार्मूला मोललता का होता है। अब आपको इसमें एक तो स्मॉल W चाहिए और दूसरा कैपिटल W चाहिए और दोनों ये वाला ग्राम में चाहिए, ये वाला किलोग्राम में। तो आपके क्वेश्चन में कहा गया है कि एक नमूना जो H2SO4 का है 94% W/V है, मतलब उसका जो आयतन होगा V जो होगा वो 100 ml होगा और उसमें W की मात्रा जो दी गई है H2SO4 की वो 94 ग्राम होगा। इसका मतलब यही है, W/V का मतलब होता है, W मतलब हुआ ग्राम में घुला है और V मतलब हुआ टोटल वॉल्यूम दिया गया है। तो आप यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि स्मॉल W की वैल्यू जो होगी 94 ग्राम हो जाएगा और इसका V जो होगा वॉल्यूम जो होगा टोटल वो 100 ml में होगा। देखो ये ग्राम में होगा तो ये ml में होगा। एक बात ध्यान रखना, समझ में आई बात? अब आपको V नहीं चाहिए, आपको V की आवश्यकता नहीं है, आपको कैपिटल W की आवश्यकता है। समझ में आई बात कि नहीं? तो यहाँ पर एक चीज और दिया है, विलयन का घनत्व, यानी विलयन का घनत्व दिया गया। तो घनत्व जो दिया गया है 1.84 ग्राम मोल प्रति लीटर दिया गया है। ठीक, तो अब आपको एक फार्मूला आपको यहाँ पे आना चाहिए तभी आप कर पाओगे। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ये फार्मूला आप बहुत जगह सुने होंगे
इसलिए इसको याद रखिएगा, विलयन का घनत्व बराबर विलयन का द्रव्यमान और बटे विलयन का आयतन। अब आप विलयन में पढ़ रहे हो तो विलयन के हिसाब से यूज कर लीजिए, और ना घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन आपको पता है तो ठीक तो है। हमें विलयन का ये घनत्व दिया गया है, आयतन दिया गया है, तो आपको द्रव्यमान निकालना है। तो आप लिख सकते हैं विलयन का द्रव्यमान बराबर, हमें यही निकालना है, विलयन का द्रव्यमान बराबर, तो ये हमारा हो जाएगा विलयन का घनत्व, भाई घनत्व कौन है ये हो जाएगा, और गुणे में आ जाएगा विलयन का आयतन। समझ में आ गई बात। और ये दोनों चीजें आपको दी गई हैं, तो विलयन का घनत्व जो है 1.84 हो जाएगा, गुणे विलयन का आयतन 100 ml दिया गया है। इसको जरा गुणा कर लेंगे तो 184 ये हमारा जो है ग्राम में जो है निकल के विलयन का द्रव्यमान आ जाएगा। और हमें किसका चाहिए, विलायक का चाहिए, तो विलयन का द्रव्यमान 184 ग्राम है और विलय का द्रव्यमान 94 ग्राम है। अगर दोनों को घटा देंगे तो हमें आराम से जो है विलायक का नहीं मिल पाएगा, तो आप लिख सकते हैं विलायक का द्रव्यमान बराबर विलयन का द्रव्यमान माइनस विलय का द्रव्यमान। किसका द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान। आप सीधा सीधा जानते हैं विलयन का द्रव्यमान अभी अभी निकाले हुए 184 और माइनस, अब विलय का द्रव्यमान कितना है, विलय हमारा 94 है, इसको निकाल दीजिए। तो अब आप 4 में से 4 गया 0 हो जाएगा, 8 में से 9 मतलब 18 में से 9 गया 9, तो ये 90 ग्राम जो है हमें प्राप्त हो जाएगा। ये है विलायक यानी कैपिटल W का द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक, हमें आवश्यकता किसमें, किलोग्राम में है, तो ग्राम में है, इसको किलोग्राम में चेंज कर लेते हैं, 1000 से भाग दे देंगे, तो ये हमारा। अब इस पर जो है रख दीजिए। एक चीज अभी आपको और नहीं मिला है भाई, पहले इसको 90 ग्राम आया है, इसको 1000 से भाग दे देंगे, 1 जीरो कट जाएगा, तो ये हमारा मिल जाएगा कैपिटल W की मात्रा 0.09 किलोग्राम जो है मिल जाएगा। और दूसरी बात, आपको यहाँ पर M अणुभार निकालना है, किसका, सल्फ्यूरिक अम्ल, तो यहाँ पर स्मॉल m बराबर, भाई सल्फ्यूरिक अम्ल निकालेंगे ना, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुभार, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला होता है H2SO4। क्या होता है, यहां निकाल लेते हैं H2SO4, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 1 हो जाएगा, और सल्फर का 16 दुना 32 और 4 गुणे ऑक्सीजन का 16, 98 जो है ये आ जाएगा, यानी यम जो है 98 निकल के आ जाएगा। अब आराम से सबकी वैल्यू इसी पे मोललता पे रख दीजिए, तो हमारा मोललता बराबर, मोललता स्मॉल w की वैल्यू कितना है 94, और स्मॉल m ये अभी निकाले 98, और ये कैपिटल W की वैल्यू 0.09। ठीक तो है, दशमलव लगा के दो जीरो इधर बढ़ा दो, ये दशमलव हट जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 94 डबल 0 बटे, यहाँ बचेगा 9 से इसमें गुणा करा दीजिए, तो 9 8 72 7 आ जाएगा, और 9 9 81 81 और 7 7 1 8 यानी 88, तो इतने से इसमें भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें बाहर नहीं जाएगा, जीरो बढ़ा के दशमलव लगाएंगे तो इतना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा। ठीक, तो ये 10 दशमलव, ये लगभग जो है 10.6 के करीब जो है हमारी मोललता जो है मोल प्रति किलोग्राम जो है प्राप्त हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, इस तरीके से मोललता निकाली जाती है। देखो कुछ नहीं करना है, आपको परसेंट दिया गया है W/B, मतलब हमारा टोटल वॉल्यूम 100 ml होगा, जिसमें से 94 जो है हमारा H2SO4 होगा, तो इसको ग्राम में लिखेंगे इसे। अब विलयन का घनत्व दे रखा है, तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है, आयतन आपको पता है, घनत्व पता है, द्रव्यमान निकाल लीजिए, विलयन का द्रव्यमान आपको मिल जाएगा, ये आपका ग्राम में होगा। और ग्राम में जब मिल जाएगा तो विलयन का आपको नहीं चाहिए, आपको विलायक का चाहिए, तो विलायक का द्रव्यमान निकालने के लिए विलयन में से विलय निकाल देंगे, घटा देंगे, तो हमारा विलायक मिल जाएगा। ग्राम में आया है, इसको किलोग्राम में चेंज कर लेंगे, और किलोग्राम में चेंज करने के बाद अणुभार निकाल लेंगे हम, किसका, सल्फ्यूरिक अम्ल का, और मोललता के फार्मूले में सब रख देंगे, आराम से काट देंगे, हमारा आंसर मोल प्रति किलोग्राम में आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात। अगले टाइप का क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, और वो है कि 293 केल्विन पर जल का वाष्प दाब 17.535 mmHg है। यदि 25 ग्राम ग्लूकोज को
450 ग्राम जल में घोले तो 293 केल्विन पर विलयन का वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। यानी वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन पर जो राउल्ट का नियम है इस पर आधारित जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन हमने जो लिया है ये 2019 के सेट में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसमें आपको क्वेश्चन कहा गया कि विलयन का वाष्प दाब यानी पीएस आपको निकालना है। आप जानते हैं कि विलयन का वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन और अणुभार में अगर संबंध की बात किया जाए तो हमारा जो फार्मूला है P0 माइनस PS अपान P0 बराबर स्मॉल w अपान स्मॉल m गुणे कैपिटल M अपान कैपिटल W। ये हमारा जो है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन और अणुभार में संबंध को जो है प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर आपका दिया गया है कि जल का वाष्प दाब यानी शुद्ध जल का वाष्प दाब दिया गया है और यदि 25 ग्राम ग्लूकोज को इतने ग्राम जल में घोला जाए तो विलयन का वाष्प दाब यानी पीएस आपको निकालना है। तो सबसे पहले जो जो चीजें दी गई हो उसको आप नोट कर लीजिए। जैसे दिया गया है कि शुद्ध जल का वाष्प दाब मतलब P0 बराबर आपका जो है भाई 0 इसलिए लगाया जाता है क्योंकि उसमें कुछ मिलाया नहीं गया है, शुद्ध है तो शुद्ध है इसलिए 0 लगाया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये आपका जल का वाष्प दाब जो हो जाएगा 17.535 mmHg हो जाएगा। और दूसरा दिया है आपको पीएस इसमें जो है निकालना है। सॉल्यूशन यही तो कह रहा है कि विलयन का वाष्प दाब ज्ञात करो मतलब पीएस। और दूसरा क्या कहा 25 ग्राम ग्लूकोज को 450 ग्राम जल में घोला गया है यानी ग्लूकोज को जल में घोला गया है तो ग्लूकोज जो होगा स्मॉल w जो होगा हमारा वो 25 ग्राम हो जाएगा। ठीक, और क्या दिया गया है यानी फिर कैपिटल W की वैल्यू जो दी गई है वो 450 ग्राम हो जाएगा। अब आपको ग्लूकोज भाई हमें स्मॉल w है तो स्मॉल m भी चाहिए तो ग्लूकोज का अणुभार भी चाहिए। ग्लूकोज का अणुभार निकाल लीजिए। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। यहां से आप निकाल लीजिए ग्लूकोज का अणुभार। तो ये भाई 6 पार्टिकल है, कार्बन का 6 दूनी 12 होता है और हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, 12 ऑलरेडी है। और दूसरी बात 6 पार्टिकल ये है और ऑक्सीजन का 16 होता है। इसको आप साथ में 12 6 72 हो जाएगा प्लस 12 और प्लस 16 6 96। अब इसको आप जोड़ेंगे तो 6 2 8 2 10 1 आ जाएगा, 9 1 10 11 और 11 में 7 जोड़ देंगे 18। मतलब ग्लूकोज का अणुभार जो है ये स्मॉल w जो होगा हमारा 180 आ जाएगा। समझ में आई बात? इसी तरीके से आपको जल का अणुभार निकालना है तो जल विलायक है ये कैपिटल M हो जाएगा। जल का अणुभार कैपिटल M भाई आप H2O से निकालेंगे तो ये 2 गुणे 1 हो जाएगा प्लस 16 तो ये आपका आ जाएगा 16 17 18 यानी ये इसका कैपिटल M बराबर जो है 18 आ जाएगा। अब इन सब मान को इसी फार्मूले पे रख देंगे तो P0 की वैल्यू आपको दे दिया गया है, ये है 17.535 है और माइनस PS आपको निकालने हैं और बटा 17.535 हो जाएगा बराबर स्मॉल w की वैल्यू जो है ये 25 है और गुणे इस कैपिटल M की वैल्यू 18 है और बटे स्मॉल m की वैल्यू जो दे रखा है वो 180 है और गुणे और कैपिटल W की वैल्यू 450 है। आराम से इसको जो है काट दीजिए। कैसे काटोगे 18 एकम 18 18 दहमा ये आ जाएगा और अगर इसको 5 से काटते हैं 50 25 तो 5 9 45 ये 90 आ जाएगा। अभी और कटेगा 5 एकन्नम 5 हो जाएगा और 5 एकन्नम 5 4 बचेगा 5 अट्ठे 40 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से इतना आएगा। तो ये आपका अगले स्टेप में 17.535 माइनस PS और बटा 17.535 और बराबर ऊपर जो है भाई कुछ नहीं बचा है, 1 बचा है और नीचे जो है 18 एकम 18 मतलब ये 180 बचा है। समझ में आई बात कि नहीं? इसको सॉल्व करने के लिए आप इसको इधर गुणा कर दो और इनका इधर गुणा कर दो
तो इससे जब इनमें करोगे तो ये आपका 17.535 हो जाएगा और गुणे 180 और माइनस 180 PS हो जाएगा। भाई इनसे कराओगे तो इसमें भी कराओगे, इसमें भी कराओगे और बराबर इनका इनसे कराओगे तो 17.535 ये हो जाएगा। इतना समझ में आया? अब एक काम करो, इनको इधर भेज दो और इनको इधर भेज दो, आप इसका मल्टीप्लाई करा लो, ज्यादा बेहतर होगा। हम लोग लगा देंगे 1 2 3, तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पर 315 यानी 300 इतना आ जाएगा और 0.3 ये माइनस, अब ये माइनस है भाई, ये प्लस में है, इधर लाएंगे तो ये माइनस में ही होगा, तो ये माइनस में हमारा जो होगा 17.535 हो जाएगा और बराबर इसको उधर ले जाएंगे तो 180 PS आ जाएगा। इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं भाई, हमें PS निकालना है, PS तो PS निकालना है, इन दोनों को घटाएंगे तो आपका ऊपर आ जाएगा 3138.765 हो जाएगा और बटे में 180 आ जाएगा। भाई इसके साथ वाला नीचे चला जाएगा और इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा। ठीक, अब 0.3 अंक यहाँ पे 3 0 बढ़ा दीजिए तो ये दशमलव हट जाएगा तो 3138.765 ऊपर हो जाएगा और नीचे 1 8 1 2 3 4 0 जरा इससे भाग दे देते हैं तो ये हमारा जो PS निकल के आ जाएगा, PS बराबर 17.4 के करीब जो है। अब चूंकि ये दाब है तो mm करके HG में आएगा। तो इस तरीके से हमारा जो है विलयन का वाष्प दाब निकल के आ जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं? कुछ नहीं है, आराम से अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो आराम से आ जाएगा। सबसे पहले जो चीज दी गई है उसको नोट कर लो। फार्मूला आपको याद होना चाहिए, P0 माइनस PS अपान P0 बराबर स्मॉल w गुणे कैपिटल M बटे स्मॉल m गुणे कैपिटल W। अब यहाँ पर आपको जो दिया गया नोट कर लीजिए और ग्लूकोज का अणुभार आपको निकालना है और जल का अणुभार निकाल लीजिए और फार्मूले पे रख के आराम से आप जो है इधर सॉल्व कर लीजिए, जो आए इसका इधर आप इस तरीके से तिरछा गुणा करा लीजिएगा। गुणा कराने के बाद फिर ये आपका इतना आ जाए, इसको घटा दीजिएगा। घटाने के बाद हमें PS निकालना है, PS इधर रख लेंगे, इसके साथ वाला नीचे चला जाएगा और इसको घटाने के बाद इतना आ जाएगा। दशमलव हटा के आराम, देखो थोड़ा समय लगेगा, जब बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं करोगे तो कभी गलत नहीं होता है, पूरा मार्क्स जो है आंसर सही आएगा और पूरा नंबर आपको मिलेगा। तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बहुत एग्जाम में दिए जाते हैं। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो बच्चों, अगले टाइप का जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग में ज्यादातर पूछे जाते हैं वो इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। इसमें भी आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जो जो चीजें दी गई हो वैल्यू वो पहले आप नोट कर लीजिए, फिर जो चीजें पूछा गया उसको आप बता दीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर, यानी 3 ग्राम यूरिया है, इसका मतलब विलय हमारा यूरिया हो जाएगा और 100 ग्राम जल में घोलने पर मतलब विलायक हमारा 100 ग्राम हो जाएगा। घोलने पर क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए, यानी इसका क्वथनांक में उन्नयन याद करना है कि कितना क्वथनांक की हमारी बढ़ोतरी हुई है। आगे दिया जल का मोलर उन्नयन स्थिरांक का मान जो है दे रखा है 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स जो है मोलर उन्नयन स्थिरांक जो है दे रखा है। बड़ा आसान है ये क्वेश्चन, आपको अंसाड में जो है 2019 के सेट में जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। 2019 में पूछा गया है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। चलिए देखते हैं कैसे लगाते हैं। इसका जो फार्मूला होता है आपको पता है कि डेल्टा उन्नयन की बात हो रही तो बी होगा, डेल्टा बी बराबर 1000 गुणे KB और गुणे स्मॉल w बटे स्मॉल m गुणे कैपिटल W। ये हमारा फार्मूला होता है डेल्टा टीबी। तो यही इसी फार्मूले पे हमें जो है निकालना है। अब इसमें क्या क्या चीजें दी गई हैं भाई, हमें मोलर उन्नयन स्थिरांक क्या निकालना, क्वथनांक में उन्नयन मतलब डेल्टा टीबी हमें ज्ञात करना है। और इसमें देख लो क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले कहा गया 3 ग्राम यूरिया को, यानी विलय हमारा जो स्मॉल W होगा 3 ग्राम दिया गया है और 100 ग्राम जल में घोला गया है, यानी जो हमारा कैपिटल W होगा
वो 100 ग्राम हो जाएगा। और क्या कहा गया है, स्मॉल m की आवश्यकता हमें पड़ेगी। तो स्मॉल m हमारा जो विलय है यूरिया, यानी यूरिया के अणुभार की आवश्यकता पड़ेगी, यूरिया का अणुभार, क्योंकि इसी यूरिया को ही घोला गया है। तो यूरिया का फार्मूला होता है NH2CO NH2, इसी पर निकालेंगे तो ये नाइट्रोजन का 7 दूनी 14 होता है और 2 गुणे 1 हो जाएगा, ये कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 और फिर नाइट्रोजन का 14 परमाणु भार और फिर ये 2 गुणे 1। जरा इसको सही कर लेते हैं, 14 2 12 16 14 2, इसको जोड़ लीजिए आराम से, 4 2 6 6 12 13 14 15 16 16 4 20, 2 आएगा, 2 1 3 1 4 1 5 1 6, यानी यूरिया का अणुभार जो है 60 निकल के आ जाए। और क्या दे रखा है भाई इसमें, और क्या चाहिए, केबी का मान भी दे रखा है। केबी जो है मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान दे रखा है, ये 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स दे रखा है। बस अब कुछ नहीं करना है, इसको इसी में रख दीजिए। तो ये आपका डेल्टा टीबी बराबर 1000 ये रहेगा ही रहेगा। अब केबी की वैल्यू है 0.52 और स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू है 3 और बटे स्मॉल एम है 60 और गुणे कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू है 100। एक बात ध्यान रखना कि भाई इसमें डेल्टा टीबी किसी किसी में क्या है, अणुभार पूछता है, यानी डेल्टा टीबी भी आपको दे देगा, अणुभार निकालने को कह देगा या भार डब्ल्यू निकालने को कह देगा या आपसे केबी निकालने को कहेगा, कुछ भी निकालने को कहे, बस आप फार्मूला याद किए रहिए, जो चीज दिया हो नोट कर लीजिए, जो चीज मांग रहा हो दे दीजिए। तो इसको साफ कर लेते हैं, इसमें 2 अंक के बाद दशमलव लगा है तो 2 जीरो बढ़ा लेते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ये 1000 ऊपर हो जाएगा और ये 52 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और नीचे 60 हो जाएगा और ये 1 2 3 4 1 2 3 4, आराम से इसको साफ कर लीजिए, 1 2 3 1 2 3 0 1 कट जाएगा और 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ इतना आ जाएगा। और इसको भी अगर 2 से काटते हैं तो 2 1 2 हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा और यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1 2 6 12, अभी भी और कट जाएगा 2 से, 2 पंचे 10 और ये 13 दूना 26 हो जाएगा। अब ये आपका आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर जो बचेगा 13 बच जाएगा और नीचे जो बचा है यहाँ पर 5 और ये गुणे 10, यानी 10 बचे 50, 50 से 13 में भाग दे दीजिए, आराम से डेल्टा टीबी की वैल्यू आ जाए, यानी 50 भागे 13, तो ये 0 बढ़ जाएगा, दशमलव आएंगे, इतना आ जाएगा, 5 2 बार जाएगा तो ये 100 हो जाएगा, 30 आ जाएगा, फिर 0 बढ़ाओगे 5 6 30, 6 बार ले जाएंगे, ये आ जाएगा। तो ये हमारा डेल्टा टीबी बराबर 0.26। अब चूंकि टेम्परेचर है तो ये हमारा केल्विन में जो है आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है हमें जो है डेल्टा टीबी उन्नयन जो है ज्ञात हो जाता है। समझ में आया कि नहीं, कुछ नहीं करना है, सबकी वैल्यू नोट कर लीजिए और यहाँ पर फार्मूले पर रख दीजिए, आराम से आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन हमने लिया है ये उसी टाइप का है, बस थोड़ा सा इसमें जो है निकालने में जो पूछा गया है उसको दूसरे तरीके से निकालना है। क्या है कि गन्ने की शक्कर के 1.17 ग्राम को, यानी हमारा गन्ने का शक्कर यानी सुक्रोज है जो 1.17 ग्राम को 25 ग्राम जल में घोलने पर, यानी जो जल में घोला गया 25 ग्राम घोलने पर विलायक का क्वथनांक 0.017 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। यानी जब घोला जाता है तो जो हमारा विलायक है उसका क्वथनांक इतना बढ़ जाता है। आगे बताया गया कि विलायक का अणुक उन्नयन स्थिरांक ज्ञात करना है, यानी विलायक का अणुक उन्नयन स्थिरांक की गणना करना है। आगे दिया गया है कि गन्ने के शक्कर का अणुभार 342, यानी इसका अणुभार दे रखा है, आपको जो है बाकी चीजें आपको अणुक उन्नयन स्थिरांक निकालना होगा। तो देखो अणुक उन्नयन स्थिरांक जो होता है, एक चीज आपको याद होना चाहिए कि जो अणुक उन्नयन स्थिरांक होता है, अणुक उन्नयन स्थिरांक, अणुक उन्नयन स्थिरांक को K100, क्योंकि इसको अणुक को भाई 100 ग्राम विलायक में घोला जाता है और मोलल उन्नयन स्थिरांक को 1000 में घोला जाता है।
तो ये हो जाता है अणु उन्नयन स्थिरांक के 100 बराबर होता है 10 गुणे केबी होता है। और केबी जो हमारा है, जहां केबी बराबर मोलल उन्नयन स्थिरांक होता है, मोलल उन्नयन स्थिरांक है। तो सबसे पहले भाई अणु उन्नयन स्थिरांक हमें निकालने के लिए हमें जो है मोलल उन्नयन स्थिरांक निकाल लेना चाहिए। और जब मोलल उन्नयन स्थिरांक निकाल लेंगे तो आराम से जो है लगा लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर जो दिया गया है, सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो दिया गया है उसको हम नोट कर लेते हैं। सबसे पहले दिया गया गन्ने की शक्कर के, यानी गन्ने का शक्कर है भाई स्मॉल डब्लू होगा, स्मॉल डब्लू 1.17 ग्राम हो जाएगा। और दूसरा दिया 25 ग्राम जल में, मतलब कैपिटल डब्लू जो हमारा होगा 25 ग्राम हो जाएगा। और क्या दिया गया, विलायक का क्वथनांक, क्वथनांक जो बढ़ जा रहा है, मतलब डेल्टा टीबी जो बढ़ोतरी है हमारा 0.017 डिग्री सेल्सियस है हमारा। और गन्ने के शक्कर का अणुभार स्मॉल एम जो दे रखा है वो है 342। आराम से इस फार्मूले पर रख देते हैं। हमारा फार्मूला जो है डेल्टा टीबी बराबर, क्या फार्मूला है भाई, फार्मूला है 1000 गुणे केबी गुणे स्मॉल डब्लू बटा स्मॉल एम गुणे कैपिटल डब्लू। आपको निकालना क्या है यहाँ पे भाई, हमें केबी निकालना है। तो हमारा केबी का जो फार्मूला बनेगा इसको इधर लाएंगे तो ये इसके साथ ऊपर चला जाएगा। तो डेल्टा टीबी गुणे एम गुणे कैपिटल डब्लू ऊपर जाएगा और नीचे हमारा 1000 गुणे स्मॉल डब्लू हमारा नीचे आ जाएगा। भाई ये इनके साथ ऊपर चला जाएगा और इनके साथ जो होगा यहाँ आ जाएगा। सबकी वैल्यू रख देते हैं। तो हमारा केबी बराबर डेल्टा टीबी की वैल्यू है 0.017 गुणे स्मॉल एम की वैल्यू है 342 और गुणे कैपिटल डब्लू की वैल्यू है 25 और नीचे हमारा आएगा 1000 ये है और गुणे स्मॉल डब्लू 1.17 दे रखा है। एक काम करते हैं, पहले दशमलव हटा लेते हैं, 3 अंक के बाद है, 2 इधर लगा, 1 0 और बढ़ा लेते हैं। तो ये हमारा दशमलव हट जाएगा तो आ जाएगा 17 गुणे 342 गुणे 25 और नीचे जो है 1000 हो जाएगा और गुणे 1170 ये आ जाएगा। अब आराम से जो कटने वाला हो काट दीजिए इसको। पहले 25 से काट देते हैं, 25 1 25, 25 चौका 100, ये 40 हो जाएगा। उसके बाद अगर देखते हैं तो यहाँ पर 2 से कट जाएगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा और यहाँ पर 2 1 2, 2 7 14 और 2 1 2 आ जाएगा। कुछ मत करिए, इसको इनसे गुणा करा दीजिए, इनको इनसे गुणा करा दीजिए तो हमारा आ जाएगा 17 से इसमें गुणा कराएंगे 29। यहाँ पर ऊपर जो है 29 0 7 आ जाएगा और नीचे इसका गुणा कराएंगे, ये 2 0 पहले लगा लेते हैं, 2 7 14 1 2 1 2 1 3 और 2 1 2 ये नीचे आ जाएगा। इससे इसमें भाग दे देते हैं, लगभग 4 बार जाएगा। तो हमारा जो है केबी जो यहाँ पे निकल के आ जाएगा वो 0.124। अब चूंकि ये केबी कांस्टेंट है, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स में जो है हमारा केबी जो है निकल के आ जाएगा। अब हमें ये केबी मिल गया। अब हमें निकालना क्या है, अणु उन्नयन स्थिरांक। तो हमें यहाँ अणु उन्नयन स्थिरांक जो के 100 हमें निकालना है तो 10 गुणे ये हमारा केबी, केबी की वैल्यू 0.124 है, इसको गुणा करा देते हैं 10 से। तो 10 से गुणा कराओगे दशमलव इधर चला जाएगा 1.24। तो ये डिग्री सेल्सियस मोलल इनवर्स जो है हमारा आंसर के 100 आ जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं? बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले केबी निकाल लीजिएगा और केबी निकालने के बाद आराम से जो है ये इसमें 10 से मल्टीप्लाई करा देना, आपका अणु उन्नयन स्थिरांक जो है निकल के आ जाएगा। समझ में आ गई बात? बड़ा ही आसान है। और अब इसमें देखिए जिस टाइप का भी आप जो भी पूछे आराम से उसी हिसाब से आप उस वैल्यू को अलग कर लीजिए और उसी को आप सारे वैल्यू रखने के बाद जो चीज बचे उसी को सॉल्व कर दीजिए, बस हो गया है। देखो अगला जो आपका 5 नंबर का लगभग क्वेश्चन बनता है
वो है मोलल अवनमन स्थिरांक। मोलल उन्नयन स्थिरांक पर हमने 2 क्वेश्चन देखे, अब मोलल अवनमन स्थिरांक पर भी देख लेते हैं। यह क्वेश्चन हमारा है 17.1 ग्राम सुक्रोज, यानी सुक्रोज दिया है जो 17.1 ग्राम है, और जिसको 100 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में अवनमन, यानी जब इसको घोला जाता है तो हिमांक में अवनमन जो है 0.93 डिग्री सेल्सियस पाया गया। आगे दिया गया जल के मोलल अवनमन स्थिरांक यानी Kf की गणना करना है। किसका? Kf। फार्मूला आपको पता है, डेल्टा Tf बराबर होता है 1000 गुणे Kf होता है और मल्टीप्लाई स्मॉल w बटे स्मॉल m गुणे कैपिटल W। ये फार्मूला हमारा डेल्टा Tf का होता है, जो कि अवनमन का जो है फार्मूला। हिमांक का अवनमन जो होता है इसे हम डेल्टा Tf से प्रदर्शित करते हैं, तो ये हिमांक का अवनमन जो है इसका फार्मूला बनता है। अब इसमें क्या चीज आपको निकालना है? मोलल अवनमन स्थिरांक मतलब Kf आपको निकालना है। बाकी चीजें देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले 17 ग्राम सुक्रोज, यानी सुक्रोज हमारा स्मॉल W जो होगा वो 17.1 ग्राम हो जाएगा, और इसी का अणुभार m बराबर दे रखा है, नहीं दिया होता तो निकाल लेते, 342 हो जाएगा, और जल में घोला गया मतलब कैपिटल W बराबर 100 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि जल विलायक है। और क्या दे रखा है? और आपको दिया गया है हिमांक में अवनमन मतलब डेल्टा Tf बताया गया। भाई अवनमन डेल्टा Tf होता है, ये आपका दे रखा है 0.9 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। अब स्थिरांक आपको Kf जो है निकालना है। आराम से इन सब कमान इसी में रख दीजिए, तो हमारा जो है अगर हमें Kf निकालना है तो Kf बराबर हो जाएगा, ये इधर आएगा, नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा, डेल्टा Tf मल्टीप्लाई स्मॉल w और मल्टीप्लाई कैपिटल W बटे में 1000 ये हो जाएगा और स्मॉल w हो जाएगा। ठीक, अब जरा इसका मान रख लेते हैं। डेल्टा Tf का मान 0.93 है और स्मॉल m की वैल्यू जो है 342 है और गुणे कैपिटल W की वैल्यू 100 है, और नीचे जो है 1000 ऑलरेडी दे रखा है और W जो है स्मॉल w 17.1 ग्राम है। ठीक, कुछ नहीं करना है, पहले 2 अंक इधर है, 1 अंक इधर है, एक और बढ़ा करके इसका दशमलव हटा देते हैं और यहाँ से ये 2 0 कैंसिल हो रहा है, इसको इसी वक्त कर देते हैं, तो हमारा ऊपर आ जाएगा 93 गुणे 342 और नीचे जो बचेगा ये 10 बच जाएगा और ये हमारा ये इतना आ जाएगा। जरा इसको भी थोड़ा साफ कर लेते हैं, जैसे कि 2 से कट जाएगा तो 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, एक बचेगा और 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 ये आ जाएगा और 2 एकन्नम 2 और फिर 2 सत्ते 14, 2 एकन्नम 2। देखिए ज्यादा गुणा करने के चक्कर में मत रहिए, आप आराम से ज्यादा काटने के चक्कर में मत रहिए, आप आराम से इसका गुणा करा दीजिए, इसका गुणा करा दीजिए, तो ये ऊपर आपका 39 15,903 हो जाएगा और नीचे जो है इसका इसमें गुणा कराएंगे तो 8 5 5 1 0 लग जाएगा, इससे इसमें भाग दे दीजिए, इसमें जब भाग देंगे तो 8 दूनी 16 एक बार ले जाएंगे पहले, तो यहाँ पर आपका Kf बराबर निकल के आ जाएगा 1.86 डिग्री सेल्सियस मोल इनवर्स, मोलल इनवर्स, ये हमारा आंसर जो है निकल के आ जाए। तो समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा से आपको आसानी के साथ जो है आराम से इसका गुणा भाग करना पड़ेगा। बस वैल्यू रखने के बाद आराम से पहले दशमलव हटा लीजिए, अगर कटने वाला आपको दिखता है तो काट दीजिए, काटने के बाद ऊपर का ऊपर गुणा करा दीजिए, नीचे का नीचे गुणा करा दीजिए, आराम से भाग दे दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। समझ में आ गई बात? चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो इस विलयन में जो है अगले टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस प्रकार से है, जिस पर प्रासरण दाब निकालना होता है। तो यहाँ पर दिया गया है 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर 0.45 ग्राम ग्लूकोज को, यानी हमारा 0.45 ग्राम ग्लूकोज है, जिसको 250 ml यानी मिलीलीटर जल में घोलकर विलयन बनाया गया है। अब आगे कहा गया इसका प्रासरण दाब क्या होगा, यानी इसमें प्रासरण दाब P, जिसे हम दूसरे फार्मूले में पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, इससे जो है प्रदर्शित करते हैं। तो फार्मूला जो होता है प्रासरण दाब P, अरे अगर आप ऐसे ही देखो प्रासरण दाब का फार्मूला
में थोड़ा से चेंजिंग कर देते हैं। बाकी आप जो फार्मूला जानते हैं गैसों के लिए पीबी बराबर एनआरटी, आप ये फार्मूला जानते हैं। अब यहाँ पर इसी को चेंज कर दिया गया है, पी को पाई लिखा जाता है और बाकी यहाँ पर एन अपान वी हो जाएगा और आर को चूंकि ये विलयन है तो इसलिए विलयन में यस लिखा जाएगा और टेम्परेचर टी होता है। बस इसी पर जो है और एक चीज आप जानते हैं, जो एन बराबर होता है वो डब्ल्यू अपान एम होता है। तो अगर यहाँ इस पर रखते हैं तो हमारा पाई बराबर ये बन जाएगा डब्ल्यू अपान एम रहेगा और ये वी जो है हाई है और साथ में ये एस और टी। एक चीज आप जानते हैं, चाहे आर हो चाहे यस हो, जो वैल्यू आर का होता है वही वैल्यू यहाँ पर यस होगा। इसकी वैल्यू है 0.0821 प्रति डिग्री सेल्सियस प्रति मोल। ये जो है इसकी वैल्यू है, चाहे आर की वैल्यू मान लीजिए चाहे एस की, बात एक है। और क्या दिया गया क्वेश्चन में भाई, टेम्परेचर दिया गया है T बराबर 0 डिग्री सेल्सियस। हमें यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में केल्विन में चाहिए तो 0 डिग्री सेल्सियस में हम 273 ऐड कर देंगे तो हमारा 273 केल्विन आ जाएगा, T की वैल्यू मिल जाएगी। और इसमें दिया गया है स्मॉल डब्लू भाई हमारा ग्लूकोज है तो ग्लूकोज हमारा 0.45 ग्राम है, ठीक है। और फिर दूसरा क्या है 250 ml जल में, मतलब जो आयतन दिया गया है वो 250 ml दिया गया है। ml हमें ml नहीं 250 बटे 1000 मतलब हमें लीटर में आवश्यकता है। किस में आवश्यकता है? लीटर में हमेशा रखा जाता है। तो ये हो जाएगा 25 चौका 100 मतलब 1/4 जो आ जाएगा 0.025, ये हमारा लीटर में आ जाएगा। और क्या चाहिए? अरे यस हो गया, टी हो गया, वी हो गया, स्मॉल एम चाहिए। स्मॉल एम यानी ये ग्लूकोज का अणुभार निकालना पड़ेगा, ग्लूकोज का अणुभार। तो ग्लूकोज का फार्मूला जो होता है वो होता है C6H12O6। इसी पर रख दीजिए, यानी 6 गुणे कार्बन का 12 हो जाएगा और ये हमारा जो है 12 गुणे हाइड्रोजन का 1 होता है और ये 6 गुणे ऑक्सीजन का 16, 12 6 72 हो जाएगा और प्लस ये 12 कम 12 रहेगा ही और ये 16 छक्का 96। जरा जोड़ लीजिए तो ये आ जाएगा 6 2 8 2 10 बचा 1 9 1 10 11 और 11 और 7 18। ये m बराबर निकल के आ जाएगा। अब ये सारी वैल्यू उठा करके इसी में रख दीजिए तो हमारा प्रासरण दाब जो पाई निकालना है, स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू कितना है? ये है 0.45 है और गुणे यस की वैल्यू 0.0821 है और बटे में आज और टी टेम्परेचर 273 है, इसको भी ध्यान रखना। अब बटे में नीचे एम अणुभार है 180 और गुणे वी आयतन है 0.25। इसको आराम से सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए पहले दशमलव हटा लेते हैं। दशमलव हटाने के लिए 1 2 3 4 2 लगा है, 2 और लगा देते हैं, ये हट जाएगा और इसको भी हटा लेते हैं। ये 180 लिखा है, 2 अंक हटाने के लिए 2 जीरो इसमें बढ़ा देते हैं। अब हमारा ये पाई बराबर मिल जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा 45 और इधर आ जाएगा 821, इधर आ जाएगा 273 और बटे में ये 1 8 1 2 3 0 इधर रहेगा और गुणे ये 25 है, इसमें भी 2 जीरो रहेगा, ठीक। अब आराम से चाहो तो ऊपर का ऊपर जो है कुछ कटने वाला है काट लो, 5 9 45 हो जाएगा और 50 25 हो जाएगा, 2 जीरो आ जाएगा और 9 से काट दो, 9 का 9 हो जाएगा और 9 दूनी 18 हो जाएगा, ये आ जाएगा इतना। अब जो है इसका इसमें गुणा करा दो, इसका इसमें गुणा करा दो, 2 7 3 8 2 1 1, ये ऊपर हमारा आ जाएगा 2 2 4 1 3 3 और नीचे इसको गुणा करा दो, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 और 3 2 5 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 कम पड़ेगा, दशमलव में आएगा आंसर। कुछ मत करो, 1000 से इसमें भाग दे दो, ये पाई बराबर निकल के आ जाएगा
0.224 एटीएम में जो है निकल के, भाई दाब जो होता है वो हमेशा एटीएम में निकाला जाता है, तो इतना हमारा निकल के आ जाएगा। देखो भाई, अगर आप सही से गुणा कराते हैं, सही से भाग देते हैं, तो कभी भी आंसर गलत नहीं होगा। जो चीजें दी गई हैं उसको आप नोट कर लीजिए आराम से। फार्मूला आपका यही होता है, इसी को आप विलेन के फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, और लिखने के बाद आप एन मोल जो होता है W/M होता है, इसको यहाँ रख दीजिएगा। आराम से रखने के बाद सारे वैल्यू रख दीजिए, और जो कटने लायक आपको आराम से कटे तो काट लीजिए, और नहीं ऊपर का ऊपर गुणा करा दीजिए, नीचे का नीचे। और अगर गुणा भाग आपको अधिक संख्याओं का आता है तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा। इस तरीके से आंसर आपका निकल के, इसमें आपके कभी कभी क्या होता है कि आपको ये प्रासार ये सब कुछ दिया रहता है, कभी कभी ये इसमें स्मॉल m पूछ लेता है और भार निकालने को दे देता है, कभी कभी जो है पदार्थ का भार निकालने को कह देता है। यानी इस तरीके से आपको इनमें से कोई भी निकालने को दिया जा सकता है, तो आप सतर्क रहिएगा। सब फार्मूला सेम होगा, बस जिस तरीके से आपसे पूछे उसी तरीके से आपको लगाना है। समझ में आ गई बात? देखो अगले टाइप का जो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है वो है 2 लीटर विलयन में 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर K2SO4 के 25 मिलीग्राम को घोलने पर बनने वाले विलयन का प्राशर दाब यह मानते हुए ज्ञात कीजिए कि K2SO4 पूर्णतः वियोजित हो गया है, और R की वैल्यू जो दिया गया है 0.0821 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स ये दिया गया है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में जो है 5 नंबर में जो है 2019 के पेपर में जो है देखने को मिल जाएगा, नहीं 2019 के सेट में आपको देखने को मिलेगा। तो इसको भी देख लेते हैं कैसे लगाना है। देखो इसमें एक चीज आपको फार्मूला जो आपको पता है, फाई बराबर N/V ये रहता ही है, और साथ में ST रहता है। एक चीज यहाँ पर जो कह रहा है कि पूर्णतः वियोजित हो गया है, तो यहाँ पर वियोजन की मात्रा यानी आयनन की मात्रा आपको I भी आपको यहाँ लेना है, भाई आयनन की मात्रा भी इसमें ऐड करना है। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। आपको I की वैल्यू जो निकालना है, इसके लिए आपको K2SO4 को इसको जब डिसॉल्व करेंगे तो 2K+4 और SO4 2 नेगेटिव चार्ज बनेगा, मतलब 2 आयन इसका बनेगा, 1 आयन इसका बनेगा, मतलब I की जो मात्रा हो जाएगी 2 + 1 बराबर 3 आयन जो है आपको देखने को इसमें मिल जाएंगे। यानी आयनन की मात्रा जो है वो I का वैल्यू 3 हो जाएगा। और क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 लीटर विलयन में यानी V की वैल्यू जो है 2 लीटर दे दिया गया है, कोई बात नहीं। और क्या दिया गया है, 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर यानी T बराबर 27 डिग्री सेल्सियस, हमें चाहिए केल्विन में तो 273 ऐड कर देंगे, तो ये 7 3 10 हो जाएगा, और 7 2 9 1 10 1 आएगा 2 1 3, तो ये हमारा केल्विन में इतना आ जाएगा। और क्या दे रखा है, और हमें स्मॉल W चाहिए, तो स्मॉल W कह रहा है कि 25 मिलीग्राम को, भाई 25 मिलीग्राम कह रहा है, मिलीग्राम को हम ग्राम में चेंज करेंगे तो हमारा हो जाएगा 25 × 10⁻³ ये हमारा ग्राम में आ जाएगा, मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे। ठीक, उसके बाद और क्या चाहिए, V हो गया, I हो गया, W हो गया, M चाहिए, M स्मॉल m क्या है, K2SO4 की बात कर रहा है, तो K2SO4 का अणुभार निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अणुभार। तो K2 की वैल्यू यानी 2 पोटेशियम ये जो है 39 होता है, K का परमाणु भार 39 होता है, और प्लस सल्फर का 16 × 32 और प्लस 4 × ऑक्सीजन का 16, इसको आप ऐसे निकाल लीजिए M बराबर, तो ये 9 दूनी 18 हो जाएगा 1, और 3 दूनी 6 7, और प्लस ये 32 रहेगा ही रहेगा, और प्लस 16 चौको 64, इसको आप सॉल्व करेंगे 4 2 6 8 6 14 1 आ जाएगा, 6 7 3 10 और 10 7 17 हो जाएगा, तो ये M की वैल्यू 174 आ जाएगा। अब इसको ठीक कर लेते हैं, हमें पाई निकालना है, तो I तो है ही है, अब बुढ़े M की वैल्यू जो है हम जानते हैं M बराबर W/M होता है, तो यहाँ हो जाएगा W और नीचे आ जाएगा M और नीचे ही B रखा है,
और फिर गुणे यस और टी, सबकी वैल्यू रख देते हैं। आई की वैल्यू हमें आयनन की मात्रा 3 है और स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू 25 गुणे 10 की घाते -3 हो जाएगा। एस की वैल्यू आपको दे रखा है, यानी आर दे रखा है, मतलब एस दे रखा है। इसकी वैल्यू है 0.0821 और टेम्परेचर जो है यह है 300। अब बटे में यम और भार अभी भी निकाले हैं 174 और गुणे आयतन भी 2 लीटर। आराम से पहले दशमलव हटा लेते हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 4, तो दशमलव लगा के 1 2 3 4 बढ़ा लेते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 3 गुणे 25 गुणे 10 घाते -3 और फिर जो है गुणे 8 2 1 हो जाएगा और ये 300 और नीचे ले जाएंगे तो 1 4 7 गुणे 2 और 4 0, ये हो जाएगा 2 0 से 2 0 ये कैंसिल हो जाएगा। इसको काट देंगे, 3 1 9 3 3 5 15 2 आएगा और 3 8 24 ये कट जाएगा, या 25 से ही काटेंगे तो ये आपका आ जाएगा 25 चौका 100 25 अट्ठे 200 हो जाएगा। ये आपका 25 अट्ठे ये 200 आ जाएगा। 8 पंचे 40 4 और 8 दूनी 16 4 20 ये आराम से आ जाएगा, ये कट जाएगा। 8 बचेगा यहाँ पे, और कुछ कटने वाला है। अब एक काम करिए, ऊपर का ऊपर से गुणा करा दीजिए, तो ये आपका ऊपर बच क्या रहा है, ये बच रहा है, ये इसको इसमें गुणा करा देते हैं। 3 एकम 3 हो जाएगा और 3 दूनी 6 और 3 और 24 ये आ जाएगा गुणे 10 की घाते -3 ऊपर बचा है और बटा नीचे जो है आपका ये 8 बचा है। 8 28 64 6 हो जाएगा और 8 पंचे 40 और 6 46 ये आपका नीचे आ जाएगा। एक काम करिए, इससे इसमें भाग दे दीजिए, यहाँ पर जो आपका आंसर आ जाएगा 5.3 गुणे 10 की घाते -3 ये हमारा दाब है, प्रेशर, तो ये हमारा एटीएम में जो है देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो है इसका आंसर आएगा। समझ में आई बात कि नहीं? अब इसमें आपका देख लीजिए, यस निकालना हो चाहे टी निकालना हो चाहे यन निकालना हो चाहे जो निकालना हो, बस जो चीजें दिया गया है उसी के हिसाब से आप रख दीजिए और रखने के बाद जो बचता है आराम से उसको सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करने में जल्दबाजी मत करिएगा, आराम से काटोगे या गुणा कराओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ऊपर का ऊपर सॉल्व करिए, नीचे नीचे, उसके बाद भाग दे दीजिए, आपका आंसर जो है प्राप्त यहाँ पर पाई का वैल्यू जो है निकल के आ जाएगी। समझ में आई बात? तो ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम से बहुत पूछे जाते हैं। एक टाइप का और बचता है, उसको भी देख लेते हैं। देखो अगला इस टाइप का क्वेश्चन जो है आणविक उन्नयन स्थिरांक पर आधारित जो है, यहाँ से भी क्वेश्चन वियोजन की मात्रा पर आधारित जो है आपके क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में अब आते हैं। इस समय बहुत पूछा जाता है, तो अब वो कहाँ पर आधारित है वो अलग की बात है। यहाँ पर हम एक क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। एक जलीय विलयन जिसमें 12.48 ग्राम बेरियम क्लोराइड 1 किलोग्राम जल में घुला है और इसका जो है 373.0832 के केल्विन पर उबलता है। बेरियम क्लोराइड के वियोजन की मात्रा, यानी इसमें वियोजन की मात्रा जो है आपको अल्फा जो है ज्ञात करना है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में अब आते हैं, पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप देख लीजिए और फिर समझ में आ जाएगा कि कैसे लगाना है। सबसे पहले इसमें आपके क्वेश्चन में केबी भी दे रखा है, BaCl2 का अणुभार दे रखा है। आपसे कहा गया है कि इतने पर उबलता है, यानी जो हमारा टेम्परेचर है ये ऑलरेडी मौके पर इतने पे उबल रहा है, तो हम डेल्टा टी भी निकाल लेते हैं, यानी कितना डिस्टेंस है। तो आप जानते हैं बाई उबलने की बात हो रही तो डेल्टा टीबी और यह होता है T2 - T1। आप जानते हैं डेल्टा टीबी जो निकाला जाता है वो T2 - T1 से निकाला जाता है और T2 की वैल्यू जो है कितने पे उबल रहा है, यह है 373 - 0.832 और इसमें से भाई ये दे रखा है T2 और T1 आप जानते हैं 273 होता ही है, इसमें से इतना घटा देंगे तो हमारा डेल्टा टीबी जो है मिल जाएगा। तो घटाओगे तो भाई ये इधर 0 लगाओगे तो हमारा आ जाएगा 0.0
832 ये हमारा केल्विन जो है निकल करके डेल्टा टीबी की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। समझ में आई बात? अब केवी दे रखा है, एक फार्मूला हमने आपको बताया है कि डेल्टा टीबी बराबर होता है 1000 गुणे केवी गुणे स्मॉल डब्लू और बटे में स्मॉल एम गुणे कैपिटल डब्लू। ये फार्मूला हमने बताया है। अब यहाँ पर बात आ रही है वियोजन की मात्रा निकालना है, तो यहाँ पर आई जो है ऐड कर लिया जाएगा। यहाँ आई तो देखो एक चीज, डेल्टा टीबी दे रखा है, केबी की वैल्यू दे रखा है, स्मॉल एम अणुभार भी दे रखा है, ये BaCl2 का अणुभार दे रखा है, स्मॉल डब्लू और कैपिटल डब्लू भी दे रखा है। देखो बेरियम क्लोराइड की बात कर रहा है, ये स्मॉल डब्लू जो है 12.48 ग्राम दे रखा है और 1 किलोग्राम जल में मतलब कैपिटल डब्लू जो दे रखा है वो 1 किलोग्राम दे रखा है। ठीक, 1 किलोग्राम को अगर आप ग्राम में चेंज करेंगे, इसमें जो है भाई एक में अगर हम 1000 से गुणा करा देते हैं तो 1000 ग्राम मिल जाएगा। समझ में आएगा? तो यहाँ पर हमें ग्राम में ही रखना है। चलिए इस पर रख देते हैं, तो यहाँ से भाई हमें आई मिल जाएगा। आई तो आई मिलेगा तो ये इसके साथ ऊपर जाएगा, तो डेल्टा टीबी मल्टीप्लाई स्मॉल एम गुणे कैपिटल डब्लू और बटे में आई के साथ ये है 1000 और गुणे केबी और गुणे स्मॉल डब्लू, सबकी वैल्यू रख देते हैं। डेल्टा टीबी की वैल्यू जो दे रखा है वो है 0.0832 ये दे रखा है और स्मॉल एम की वैल्यू जो दे रखा है 208.34 दे रखा है और कैपिटल डब्लू की वैल्यू 1000 यहाँ पर है ग्राम में और बटा ये 1000 हो जाएगा और केबी की वैल्यू 0.52 है और गुणे स्मॉल डब्लू की वैल्यू 12.48 है। इसको जरा सॉल्व कर लो, ये से ये कट जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं? अब इसको जो है हम आराम से जो है सॉल्व करेंगे, दशमलव हटाते हुए सॉल्व करिए। देखो कुछ नहीं करना है, 2 अंक के बाद ये 2 अंक के बाद ये हट जाएगा और यहाँ पर या आप ऐसा कर सकते हैं, इसको इसके साथ हटा दीजिए और यहाँ 1 2 3 4 तो 1 2 2 0 और बढ़ा देते हैं, ये हट जाएगा। तो सीधा सीधा आई बराबर हमें जो मिलेगा 832 गुणे 20834 गुणे ये इतना आएगा ऊपर और नीचे जो है 52 गुणे 12 48 और ये 00 और आ जाएगा। इतना जो है आपको देखने को मिलेगा। इसको अगर आप काट सको तो कुछ काट लीजिए और नहीं काटने इसको आप बगल बगल से गुणा करा दीजिए। तो आप थोड़ा से काट लीजिए, ज्यादा सही रहेगा। 2 से काटेंगे, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 एकम 2 2 छंग 12, यहाँ पर 2 छंग 12 2 दूनी 4 2 चौके 8। उसके बाद फिर आप 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16। यहाँ पर फिर 2 से काट दीजिए, 2 तें 6 2 एकम 2 2 दूनी 4, ये इतना कटेगा। और काट लो, 2 से और काट लीजिए, यहाँ आ जाएगा 2 एकम 2 2 चौके 8, तो यहाँ कटेगा 2 एकम 2, ये 2 एकम 2 हो जाएगा और फिर आएगा 10 2 पंचे 10 और फिर 1 2 छंग 12 और ये 2 0 आ जाएगा। ठीक, अभी और भी कटेगा, तो एक काम करिए इसको गुणा करा दीजिए। ये ऊपर जो है यहाँ पे आ जाएगा 20 6 6 7 3 6 और बटे में नीचे जो आया है इसको भी गुणा करा लो, 81 12 और ये 00 इतना आएगा। इसको आप इसमें भाग दे दीजिए, तो यहाँ पर जो आई की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2.5 जो है ये आई जो है आपको मिल जाएगा। आई बराबर 2.5 ये आई मिल जाएगा। तो एक चीज आप जानते हैं, आई बराबर जो होता है वियोजन के पश्चात कणों की संख्या बटे वियोजन से पूर्व कणों की संख्या, यह फार्मूला होता है। तो यहाँ पर हमारा जो बेरियम क्लोराइड है
इसके हिसाब से देखेंगे तो BaCl2 जो होगा इसको जब हम डिजॉल्व करेंगे तो हमारा Ba 2 प्लस चार्ज बनेगा और +2Cl नेगेटिव चार्ज बनेगा। तो प्रारंभ में जो हमारा मोल होगा, प्रारंभ में 1 मोल होगा, ये 0 होगा 0 होगा, और वियोजन के पश्चात, वियोजन के पश्चात, तो वियोजन के पश्चात भाई ये हमारा अल्फा होगा और ये 2 अल्फा होगा, तो ये 1 माइनस अल्फा होगा। ठीक, अब इसमें अगर हम कुल मोल्स अगर देखा जाए, कुल मोल में 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा और +2 अल्फा हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो हमारा 1 और +2 अल्फा आ जाएगा। तो यहाँ पर जो फार्मूला है I बराबर भाई वियोजन के पश्चात जो हमारा कुल मोल मिला है ये 1 + 2 अल्फा हो जाएगा, और बटे में वियोजन से पूर्व, तो वियोजन से पूर्व जो है हमने 1 लिया है, ये हो जाएगा। अब इसमें हमें अल्फा निकालना है, तो एक चीज आप जान रहे हैं क्या कि यहाँ पर I की वैल्यू दे रखा है, तो आप लिख सकते हैं इसको, I की वैल्यू आपका दिया है 2.5 बराबर 1 + 2 अल्फा और बटा 1, इसको बटे 1 मान लीजिए, इसको इनके साथ ले लीजिए, इसको इनके साथ, तो इनको इनके साथ गुणा कराएंगे तो 1 + 2 अल्फा बराबर आपका हो जाएगा 2.5। अगर आप 2 अल्फा बराबर रोकेंगे तो ये 1 जो है इधर आएगा, तो 2.5 माइनस 1 हो जाएगा, यानी अल्फा बराबर अगर लिखेंगे तो 2 में से 1 घट जाएगा, 1.5 हो जाएगा और बटे में 2 आ जाएगा, दशमलव हटाओगे 0 बढ़ाओगे तो ये आ जाएगा 15/20। इसको आप सॉल्व करेंगे, ये लगभग आपका अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो 0.75 आएगा। इसको आपको प्रतिशत में अगर देखना है तो मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, तो 100 जब करेंगे तो ये हमारा लगभग जो है अल्फा की वैल्यू 75% जो है देखने को मिल जाएगा। समझ में आई बात की नहीं? बड़ा आसान है, बस थोड़ा से आपको समझना होगा। देखिए यहाँ पर हम I निकालेंगे, यहाँ से I हमारा मिल जाएगा, मिलने के पश्चात हम जो है भाई I बराबर होता है वियोजन के पश्चात कणों की संख्या बटे वियोजन से पूर्व कणों की संख्या। तो आप BaCl2 को जब वियोजित करेंगे तो प्रारंभ में 1 मोल लेंगे और फिर वियोजन के पश्चात जो है ये अल्फा बनेगा और ये आगे 2 लगा है तो 2 अल्फा हो जाएगा। ये घटेगा कहाँ? इसी में से घटेगा जो लिए होंगे। तो कुल मोल्स जो आपके बनेंगे सबको जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद ये कट जाएगा, ये इतना आ जाएगा। तो I बराबर ये टोटल मोल बटे ये वियोजन से पहले वाला हो जाएगा और इसकी जो वैल्यू है ये इतना हो जाएगी और ये ऊपर जाएगा नीचे, इसको इधर से गुणा कराएंगे, इसको इधर से, तो ये हमारा इतना आ जाएगा। 2 अल्फा बराबर ये इधर जाएगा माइनस में जाएगा, अल्फा की वैल्यू इतना आ जाएगी और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा। इसको हम प्रतिशत में निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो हमारा इतना जो है 75% आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है वियोजन की मात्रा जो अल्फा है वो हमारा 75% निकल के आ जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में अब काफी पूछे जाते हैं और ये पूरे 5 नंबर में आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा और इस टाइप के न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे। समझ में आ गया होगा तो चाहे जैसा क्वेश्चन हो आप लगा ले जाएंगे। तो देखो बच्चों, जितने टाइप्स के आपके बोर्ड एग्जाम्स में न्यूमेरिकल से क्वेश्चन बनने वाले थे लगभग हमने सभी टाइप के न्यूमेरिकल को देखा है। अगर आपका कोई क्वेश्चन छूटा हुआ हो, आपको लगता है नहीं समझ में आता है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम उसका वीडियो फिर से जो है आपको अलग से बता देंगे। तो ये आपका इस लेसन में उम्मीद करता हूं कि अब आप न्यूमेरिकल से नहीं डरेंगे और सारे न्यूमेरिकल को अच्छे से लगाना सीख गए होंगे। तो इस क्लास में बस इतना है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। उम्मीद करता हूं आप न्यूमेरिकल से आप बिल्कुल नहीं घबराएंगे और अच्छे से पूरा क्वेश्चन करके आएंगे। वीडियो भाई समझ में आया हो तो लाइक अवश्य करिएगा और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करिएगा।